यस सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं मजा आ रहा है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो भैया, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ ही साथ रैपिड रिवीजन रिजल्ट बैच RRR में आप सभी का स्वागत है। आज पहला दिन है। आज क्या पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट। एक 50% कवरेज करने वाले अपन किस चीज का? कंपनीज एक्ट का। ध्यान देना, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी हैं, अपने को क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली बात, अगर आप मेरे से ऑलरेडी हम लोग क्लास ले चुके हो या बुक्स ले चुके हो तो बुक्स आपके सामने होगी, तो बुक्स को खोलना है। ठीक है, जब मैं रिवाइज करा रहा हूं तो आपको बुक्स अपने सामने रखनी है। कुछ कुछ चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा भी, तो अपने ये रिवीजन कम रिटन रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ लिखना भी है, उसमें आलस लाना मत, नहीं तो एग्जामिनर आपको आलस लाके मार्क्स देगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मेरे साथ कुछ कुछ चीजें लिखना भी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बुक नहीं है, बट अभी जब बुक दिखाओगे तो अच्छी लग रही है, तो नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। एक और बच्चा बोल रहा है सर बुक्स नहीं चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान ले लो, बट टेस्ट कैसे देंगे? तो टेस्ट के लिए भी नीचे जाके रजिस्टर करना है, वहां पे ₹0 वाला विदाउट बुक्स का ऑप्शन आएगा और वो रजिस्ट्रेशन कर लेना। नहीं तो जब टेस्ट का मैं ग्रुप बनाऊंगा और आपको लिंक नहीं आएगा तो आप मेरे को परेशान करोगे। ऐसा करते हो क्या? नहीं, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेना जो विदाउट रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो भी। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम किस चीज की? कंपनीज एक्ट की। चलो बच्चों, किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? कंपनीज एक्ट की। सर ये गोदागादी वाला बुक क्यों लेके आए हो? जानबूझ के लेके आए। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कुछ डायग्राम्स हो गए, तो आप सेशन को रोक के या फिर बाद में जाके उसका स्नैपशॉट अपना बुक में या कोई भी जो भी बुक रेफरेंस कर रहे हो उसमें बना सकते हो। सर आप क्या रिकमेंड करोगे? मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे साथ आप मेरी बुक सामने रख के पढ़ो। स्टार्टिंग का अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 4-5 दिन बुक्स आने में लगेगा। जिन्होंने रिसेंटली रजिस्टर किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके चैप्टर नंबर 1 का नोट्स अपलोड कर दिया है, उसको आप रेफर कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013। चलो इधर ध्यान दो, कितने मार्क्स का कंटेंट है पता है आपको? ये कितने मार्क्स का है? 15 से 20 मार्क का। ये नहीं देखना है, ये देखना है कितने मार्क्स का है। 15 से 20 मार्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर है ना, एक गोल्डन चैप्टर माना जाता है। ठीक है जी, तो अच्छे से ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। किसका? 13। चलो सबसे पहला डेफिनेशन आता है, जहां पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, कोई भी कंपनी से रिलेटेड ऐसे जनरल क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेशन लिख के आओगे। क्या डेफिनेशन है? सबको आती है क्योंकि स्टार्टिंग का सब पढ़ते। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी। दिस इज द, अगर ये कंपनी की डेफिनेशन में होगा तो कंपनीज एक्ट 2013 उस पर लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये कंपनी की डेफिनेशन बोलती है कि सर इनकॉर्पोरेशन अगर 2013 के एक्ट में हुआ है तो भी कंपनी है, या फिर कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के एक्ट में हुआ है तो भी वो कंपनी है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो जल्दी से बताओ क्या है कंपनी की डेफिनेशन? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इसमें लेटेस्ट प्रीवियस कंपनी लॉ 1956 का था। अब जैसे हम इंसान है, हमारे फीचर्स होते हैं, तो कंपनी जो इन्होंने डिफाइन करी है वो बोल रहे हैं कंपनी तो है, ये डेफिनेशन में है, बट जब वो कंपनी बन जाएगी ना तो उसके कुछ कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स मतलब ये चीजें कंपनी की खासियत होगी, ये चीजें कंपनी की खासियत होगी। इसमें सबसे पहला आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट हमको बताएगा कि एक कंपनी और कंपनी को बनाने वाले लोग या कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग, ये दोनों अलग अलग चीज है। मतलब कोई भी कार्यक्रम कुरापात अगर कोई मेंबर ने किया, कोई प्रमोटर ने किया, उस पर कंपनी पे नहीं आएगी। वैसे ही कोई कार्यक्रम, कोई एक्ट, कोई ट्रांजेक्शन कंपनी ने किया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी होगी, मेंबर नहीं, बिकॉज इट इज सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी वो होल्ड करती है। सर हम तो रिप्रोडक्शन सिस्टम से पैदा हुए हैं, तो कंपनी कैसे होगी? इनकॉर्पोरेशन से, जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे। तो सर इसका भी कोई नेचुरल बर्थ है क्या? नहीं, लॉ के थ्रू इसका बर्थ हुआ है। इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी इज लीगली सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट ध्यान रखना। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आप पेन उठाओ, हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ द कंपनी में और सबसे पहला लिख दो क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। आपकी
स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज लीगली सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। इसके साथ ही साथ अ मेंबर डज नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, चलो, अ मेंबर्स डज नॉट हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सर ये क्या है, बोलते हैं ये क्या है, मेंबर कौन है पहले ये बता दो। तो मेंबर वो लोग हैं जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीद के कंपनी के मेंबर बने हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना शेयर होल्डर्स को क्या बोला जाता है, मेंबर्स। अब इन्होंने बन तो गए हैं, कंपनी बोलता है कि तुमने तो शेयर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के एसेट्स आपके एसेट है। पहली चीज, आपने तो सिर्फ शेयर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के एसेट आपके एसेट है। तो वो लोग बोलते हैं आपके जब एसेट ही नहीं है तो आप वो एसेट पे अपने नाम पे इंश्योरेंस भी ले सकते हो क्या, नहीं। तो गोल्डन स्टेटमेंट है, ए मेंबर डज नॉट इवन हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। द शेयर होल्डर्स आर नॉट प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। जानबूझ के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट एक साथ पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज सेम चीज पे क्या बेस था हमारा, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस का केस लॉ। इन्होंने बोलता मैक्योरा वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल एक्सेप्ट वन, एक टिम्बर कंपनी के शेयर, वो पर्टिकुलर टिम्बर कंपनी के जो गुड्स है उसमें आग लग गई, तो जो बंदा था वो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भैया ये गुड्स पे हमने हमारे नाम पे इंश्योरेंस किया था, चलो क्लेम दो। लॉ बोलता है कहां से, जब ये आपके गुड्स है ही नहीं तो आप इस पे इंश्योरेंस कैसे ले सकते हो। क्या नाम है केस का, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। डिंग डिंग डिंग। सबसे पहला वापस क्या है फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अ मेंबर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी, दूसरा द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। अब कुछ एकदम सिंपल सिंपल चीजें बता दे रहा हूं, इसके पास ऐसे राइट्स होंगे जो एक ह्यूमन बीइंग के पास रहते हैं। इट इज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। एक कंपनी डिफरेंट होती है सब्सक्राइबर टू द एमओए, हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन से लोग सब्सक्राइबर होते हैं जो कंपनी के एमओए को सबसे पहले सब्सक्राइब करके वो पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर्स मेंबर्स बनते हैं। फिर उन्होंने बोला जैसे हम इंसान हमारा बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लाइबिलिटीज के अंदर जा सकते हैं, वैसे भी कंपनी कर सकती है। और इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। हमारा हमेशा से एग्जांपल रहता था टाटा मोटर का एम्प्लॉय टाटा मोटर्स की कार तो खरीद ही सकता है, तो इवन अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। और जो भी डेट्स कंपनी के होते हैं उसके क्रेडिटर्स के लिए हो गए, मेंबर्स के लिए नहीं होते हैं। इस पर्टिकुलर चीज का सबसे पहला फीचर जो है अपना क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी की चीजें है कि अ मेंबर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। दूसरा शेयर होल्डर जॉइंट ओनर्स नहीं होते। तीसरा ह्यूमंस जैसे अपना अकाउंट्स खोल सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वैसी एक कंपनी भी ले सकती है। तो ये पहला फीचर है। डिंग डिंग डिंग। मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस, ऐसा अगर केस बन के आया तो आप ये पर्टिकुलर फीचर वहां रेफर करके ये केस का नाम दे सकते हो। डिंग डिंग डिंग। सेकेंड, परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स आए जाए या मर जाए, कंपनी चलने वाली है, तो इन्होंने बोला है चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। यही लिखना है आपको। सबसे पहला पहले लिख दिया आपने सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा लिखना है आपको क्या, मेरे साथ लिखते चलना है, परपेचुअल सक्सेशन, चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। ये आपको गोल्डन स्टेटमेंट साथ में लिखना है। अब ऊपर ध्यान दो, मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनीज गोज अंटिल इट इज वाउंड अप। सब वाउंड अप क्या होता है, ये भी जैसे कंपनी लॉ ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, मैं बोलूं कंपनी लॉ ने कंपनी को पैदा किया, वैसे ही बंद भी कौन करने वाला है, कंपनी लॉ। वैसे भी बंद कौन करने वाला है, कंपनी लॉ। ठीक है, तो सेकेंड परपेचुअल क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, चेंज इन मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। हेलो एवरीवन, चलो इन लोग का मैंने गुड आफ्टरनून नहीं किया, कर लेता हूं। हाय सरिका, सुयश, ऑल इन वन कह रही, देव गोयल, अभिषेक, रिद्धि, शिवम, कोमल, मंजय, जिया। हाँ जी, चलो यस, परपेचुअल सक्सेशन सेकेंड पॉइंट है। शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनडेफिनेटली। अपन शेयर मार्केट से जब शेयर्स खरीदते तो कितने लोगों ने खरीदा बेचा हुआ होगा, तो शेयर्स बहुत इनडेफिनेटली एक दूसरे से ट्रांसफरेबल भी होते हैं, इसलिए इन्होंने बोला इट चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली। लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। इनकॉर्पोरेशन कंपनी लॉ कराएगा, वाइंडिंग अप भी कंपनी लॉ करवाने वाला है। सेकेंड फीचर क्या है, सब साथ में बोलेंगे, परपेचुअल सक्सेशन, चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। यहां तक आ गए, ये वाला आपने लिख लिया। चलो उसके बाद थर्ड वाला क्या है, कुछ याद आ रहा है,
क्या है? लिमिटेड। हाँ, हम अगर एक कंपनी को जज करें तो एक कंपनी की लाइबिलिटी, मतलब एक मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी कितनी है? तो तीन टाइप के हैं। सबसे पहला क्या है? थर्ड पॉइंट लिख दो, लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर लिख दो। सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है जी। सबसे पहला तीसरा फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सर कैसे लिमिटेड होती है? तीन तरीकों से हम बताएंगे। सबसे पहला होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा होगा लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा होगा अनलिमिटेड कंपनी। सबसे पहला है टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, मतलब सर अगर मैंने एक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके शेयर्स खरीदे और अगर कंपनी पे कोई लाइबिलिटी आ रही है तो मैं कितना लाइबल हूंगा? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। पहला होगा लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में जो भी मेरा अनपेड अमाउंट होगा, मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है, मैंने 70 रुपए दे दिए, तो मेरा कितना और लाइबिलिटी आ सकता है? मैक्सिमम ओनली 30। चाहे डूब जाए, आग लग जाए, कंपनी कुछ भी हो जाए उसको, मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी कितनी आ सकती है? ओनली 30। मैं बता रहा हूं, जो पहली बार भी कंपनी लॉ पढ़ रहे ना, यहां ध्यान देना, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। फिर होगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने तो सिर्फ यहां नाम दिया, ये बोलेंगे कि लिमिटेड बाय गारंटी में ये लोग बताएंगे कि जो भी आपने एक्सटेंट गारंटी दी है उतने एक्सटेंट तक रहेगा, वो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हो सकती है। और तीसरा था अनलिमिटेड कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। थर्ड फीचर क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फोर्थ पॉइंट, जल्दी से लिख दो। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। ये तो सबको समझता है। ठीक है। फिर इट कैन डू एवरीथिंग विच ए नेचुरल पर्सन कैन डू, बट क्या आपने देखा है टाटा मोटर्स को लेके जाके हमने जेल में डाल दिया? ऐसा कुछ नहीं। टाटा मोटर्स कहीं पे ओथ ले रहा है, ऐसा देखा है? नहीं। बोले ये सब कुछ कर सकती है कंपनी, बट कुछ ऐसी चीज जो देखो, क्योंकि ये लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं, इट इज सेपरेट लीगल पर्सन, तो इसलिए उन्होंने बोला जेल में नहीं जा सकती, ओथ के लिए उसको नहीं कर सकते। कंपनी की शादी ऐसा हुआ है, अपन ने देखा रिलायंस और टाटा की शादी है, सबको जरूर आना है, ऐसा होता है? नहीं। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, जो कौन है? डायरेक्टर्स। फोर्थ पॉइंट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हाई कशिश, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सबसे पहला, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। ये सब कुछ कर सकती है, बस जेल नहीं भेज सकते, ओथ नहीं, मैरी नहीं, या कोई ऐसा सोचा है आज टाटा मोटर्स क्लास लेने वाली है? नहीं। इट इज अ लीगल पर्सन ऑन पेपर। सुनो, उसके बाद इट कैन एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। अब कंपनी, जब आप सब बोल रहे हो कि लीगल पर्सन है और ये जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट वाली चीजें वो नहीं कर सकती, वो तो एक नेचुरल पर्सन करेगा, तो ये अपने एजेंट के थ्रू करती है। जो एजेंट्स होते हैं कौन? डायरेक्टर्स। कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। और लास्ट है कॉमन सील। अच्छा, एक सवाल सबके दिमाग में आएगा, क्या कॉमन सील? सर वॉइस फट रहा है। हेलो, अब देखो। हाय प्रणव, अब देख। हेलो। यार मैं चिल्लाऊंगा तो थोड़ा तो फटेगा, मैं धीरे बोलूं क्या? मनीषा मोदी तब तक कुछ नहीं बोली, प्रणव जी बोले कि वॉइस फट रहा है, तो हाँ सर फट रहा है। चलो अब मैं थोड़ा धीरे बोलता हूं, ठीक है। कॉमन सील इज ऑप्शनल फॉर द कंपनी। इंपॉर्टेंट चीज, मैंडेटरी है क्या? नहीं, ऑप्शनल है। चाहे तो कंपनी रख सकती है, बिकॉज ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। बार बार बोल रहे हो सेपरेट लीगल पर्सन, तो लीगल पर्सन का एक सिग्नेचर होता है, वैसी कंपनी का सिग्नेचर क्या है? उसका कॉमन सील। अगर कंपनी का कॉमन सील नहीं है, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 पर्सन और बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। डिंग डिंग डिंग। यहां तक हो गए, इधर तक वापस पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। उसके बाद फीचर पढ़े। फीचर में सबसे पहला फीचर क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक केस लॉ है, मैकेरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस। सेपरेट लीगल एंटिटी कुछ गोल्डन स्टेटमेंट, अ कंपनी, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव अ इनशेयरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अ मेंबर इज नॉट अ जॉइंट और प्राइवेट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सेकेंड क्या था? परपेचुअल सेक्शन, मेंबर में कम एंड गो, मेंबर एंड कम एंड डाई, कंपनी गोज अप अंटिल इट इज बाउंड अप। ये लॉ बनाती है और लॉ इसको बाउंड अप कर सकती है। थर्ड क्या था? लिमिटेड लाइबिलिटी। फीचर्स में लिमिटेड लाइबिलिटी 3 तरीकों से हमने पढ़नी है। लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें हमने बोला टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ पेड ऑफ शेयर्स। दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा
अनलिमिटेड कंपनी, द मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होने वाली है? अनलिमिटेड। चौथा क्या था? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जैसे कंपनी एक जो पर्सन कर सकता है, नेचुरल पर्सन सब कर सकती है, बट कुछ चीजों को छोड़ के, बिकॉज ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इट कैनॉट बी सेंट टू जेल, इसकी शादी नहीं करवा सकते, लर्नेड प्रोफेशनल नहीं, ओथ नहीं दिलवा सकते, ये उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद क्या था? कॉमन सील। कॉमन सील इज ऑप्शनल, इट वर्क्स एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अगर नहीं है तो कितने लोग को पकड़ना होता है? ऑथराइजेशन 2 डायरेक्टर देता है या 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी देता है। यहां तक सब आगे, यहां तक सब आगे, डिंग डिंग डिंग, पक्का पक्का। जिसने नहीं लिखा यहां तक कंप्लीट कर लो। जिसने नहीं लिखा यहां तक कंप्लीट कर लो। चलो 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 चलो, फीचर्स ऑफ अ कंपनी को आपको अगर निमोनिक्स चाहिए तो क्या लिख सकते हो? वापस से, सबसे पहला क्या था? सी से कॉमन सील, एल से लिमिटेड लाइबिलिटी, ए से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पी से परपेचुअल सक्सेशन, एच से आपको समझ रहा है, आपको हेडिंग्स मेरे साथ लिखनी, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो लिखने हैं, ठीक है बच्चों? आलस होना मत, नहीं तो आलस कौन हो जाएगा फिर? मार्क्स देने वाला। फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, क्या? कॉर्पोरेट व्हील। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? कॉर्पोरेट व्हील। द टर्म कॉर्पोरेट व्हील, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है ये करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में, आखिरी में लेने वाला हूं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सुनो, सबसे पहले कॉर्पोरेट व्हील का हमें चीज बताएगी कि सर अगर ये हमारी कंपनी है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और हम ये कंपनी के मेंबर्स हैं, तो हम जो आप सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उसको ये कॉर्पोरेट व्हील स्टैब्लिश करेगी और बोलेगी इन दोनों के बीच में एक पर्दा है, इन दोनों के बीच में एक पर्दा है, इसलिए जो भी मेंबर्स करेंगे उसके लिए मेंबर्स लाइबल है, जो भी कंपनी करेंगे उसके लिए कंपनी लाइबल है। बट आगे जाके हम एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जहां पे हो सकता मेंबर्स ने किया हो सकता कंपनी ने किया हो, बट मेंबर्स लाइबल होंगे क्या? हाँ, हो सकता कोई ट्रांजैक्शन कंपनी अपने नाम पे करी हो, बट उसके लिए मेंबर्स को लाइबल ठहरा पाएंगे क्या हम लोग? हाँ, ये कॉन्सेप्ट होगा आगे जाके, क्या होगा उसका नाम? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सबसे पहले कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट बोलेगा, द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द कंसेप्ट द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनीज एक्शन। ये लिखना है आपको, मेंबर्स ऑफ द कंपनीज आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी इन रिलेशन टू कंपनीज एक्शन। ये कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि कंपनी कोई एक्शन लेगी तो मेंबर्स उससे बचने वाले हैं। वो एक्शन किसका है? क्योंकि कंपनी का है। उसके बाद if the company incurs any debt, contributes any of the corporate will concept implies that members should not be liable for those errors। अगर कोई ऐसी गलती कंपनी कर रही है तो कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट बोलेगा मेंबर्स इसके लिए लाइबल होने वाले हैं क्या? नहीं। इन अदर वर्ड्स दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंसोलेशन। क्या लिखेंगे? दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। ये वर्ड आपका आना चाहिए। 10 शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो कोई भी चीज अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी करेगी उसके लिए उसके शेयर होल्डर रहने वाले हैं क्या? लाइबल? नो। ये बोलेगा कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट, और जिसको स्टैब्लिश करेगा एक और केस लॉ जिसका नाम था सेलोमन वर्सेस सेलोमन। क्या नाम था? सेलोमन वर्सेस सेलोमन। इस केस में हमने बोला था कि सर एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑलमोस्ट पूरे शेयर्स किसके पास थे? हमारे सेलोमन वर्सेस सेलोमन के पास। कुछ डिबेंचर्स भी थे और सात हिस्से उसके पास, एक वाइफ के पास, एक 4 सन्स के पास और एक डॉटर के पास। पूरी फैमिली ने मिलकर उससे शेयर होल्डिंग ले रखी है। आगे जाके इन्होंने बोला है कि अगर कंपनी लॉस में चले जाती है और लाइन लगी है, जब भी लॉस होती है कंपनी बंद होने की कगार पे, तो कंपनी को जिन लोगों को वापस पैसा देना है वो लाइन में लगेंगे। तो जो बाकी लोग हैं ना अनसिक्योर्ड वाले, वो बोलते हैं ए सेलोमन वर्सेस सेलोमन, जो तूने ये डिबेंचर लिया है जो सिक्योर्ड था उसको हम अनसिक्योर्ड मानेंगे क्योंकि ये तो कंपनी तेरी है रे, तूने ही तो, तेरी फैमिली ने तो पूरे शेयर्स रखे। लॉ बोलता है तो क्या हुआ? मेंबर्स एंड कंपनी आर 2 डिफरेंट पर्सन, देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील। तो सेलोमन वर्सेस सेलोमन में बोला था आप सेलोमन को सिक्योर्ड डिबेंचर्स को अनसिक्योर्ड नहीं मान सकते और आपको लाइन में ही पीछे लगना पड़ेगा। डिंग डिंग डिंग। तो ये था सेलोमन वर्सेस सेलोमन का केस लॉ। चलो कॉर्पोरेट व्हील के लिख दिए, वापस से कीवर्ड्स देखेंगे। सबसे पहले इट इज अ कॉन्सेप्ट वेदर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्शन। अगर कंपनी कोई एक्शन लेगी तो मेंबर्स क्या होने वाले?
शील्डेड होने वाले हैं. दे विल हैव अ शील्ड एंड दे वोंट बी लाइबल. दैट मींस कॉन्ट्रावेंस एनी लॉज. द कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट द मेंबर्स विल नॉट बी लाइबल फॉर दोस एरर्स. उसके बाद इन्होंने बोले इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन. दैट मींस एनी एक्शन it will not make liable the members of the company. इसको बोलेंगे कॉर्पोरेट इंसुलेशन. बच्चे नहीं लिखते हैं, आप लोग लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा. ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट इंसुलेशन, शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा. उसका कोई अपना छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज करके कोई वर्ड लिख के आने का नहीं. ठीक है जी. चलो, इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कहां कहां ये पर्दा उठने वाला है. हेडिंग डालोगे अपने नोट पे और हेडिंग में क्या डालोगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. आपका लिखने का स्पीड बहुत ज्यादा मैं चाहता हूं. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. चलो, हेडिंग डाल दिया. इस केस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सर एग्जामिनेशन में जब जब क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन बताएगा कि हमको ये जो शील्डेड फ्रॉम द कंपनीज एक्शन का जो शील्ड है वो कब कब उठाना है, इसका मतलब कब कब ये मेंबर्स की बैंड बजवाना है. हम एक एक करके चीजें पढ़ेंगे और आपको रियलाइज होगा ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं मेंबर्स की गलती है. यहां पे कहीं ना कहीं मेंबर्स की गलती है. सबसे पहला आता है कि द फॉलोइंग आर केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. कितने केसेस पढ़ने हमको, 1 2 3 4 5. पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के पांचों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला क्या है, टू डिटरमाइन, लिखो सब्जेक्ट, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ को एनिमी और फ्रेंड. हमको कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करना है तो यह पर्दा मैं उठा सकता हूं. और को एनिमी का मतलब होगा सर अगर हमारे देश ने कोई पर्टिकुलर कंट्री को एनिमी कंट्री घोषित कर दिया और वो कंट्री का बंदा हमारी कंपनी में, हमारे इंडिया में आके कोई कंपनी खोल रहा है, या उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है, इससे हमारे देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठ सकता है. डिंग डिंग डिंग. तो सबसे पहले बोलते हैं टू डिटरमाइन द कैरेक्टर, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ को एनिमी और फ्रेंड. सबने लिख लिया. सबसे अच्छा इस पे केस लॉ था डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर. डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर. डाइमलर कौन था हमारा, मर्सिडीज. डाइमलर कौन था हमारा, मर्सिडीज. इसमें उन्होंने बोला था थोड़ा उल्टा. इन्होंने बोला कि सर हम मानते हैं कि जहां पे को एनिमी है वो वाला हम लोग कैरेक्टर उठा देंगे, व्हील उठा देंगे और कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे. इन्होंने बोला बट ऐसा होने से अगर हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को कोई इफेक्ट नहीं होता है. ये सब क्यों कर रहे थे, मैंने क्या बोला, अगर को एनिमी कंपनी खोलेगा तो भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है. इन्होंने बोला हो तो सकती है बट अगर लॉ बोलता है कि केस लॉ बोलता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, ना ही मेरी हमारे देश की इंटीग्रिटी को कुछ अफेक्ट हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. But it may rent the wheel for ascertaining whether it is an enemy country. It may, however, characterize an enemy company if the affairs are under the control of the people of an enemy country. अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर वो एनिमी कंपनी कब होगी, जब उसके अफेयर्स मतलब उसका डायरेक्टर जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, या उसकी होल्डिंग कंपनी जो आगे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे वो कौन है, फॉरेन का को एनिमी का अपना बंदा है. डिंग डिंग डिंग. सबसे पहला कब उठाओगे, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स. टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स. इसमें दो केस लॉ हम पढ़ते हैं हमेशा. कौन कौन से, दो केस लॉ. सबसे जुग्गीलाल वर्सेस, साथ में लिखते जाओ नहीं तो डूब जाओगे ख्वाबों में. जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. दूसरा डिंशा मानिक जी पेटिट. ऐसे दो एरो बना. सो सबसे पहले केस लॉ में हमने क्या देखा था, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में. जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में क्या देखा था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. सबसे पहला जहां पे जनरल आ गया, क्या आ गया, जनरल आ गया. इन्होंने बोला कि सर जहां पे जनरल आ गया तो हम लगा देंगे जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. डिंशा मानिक जी पेटिट तब लगाएंगे जहां पे ऐसा केस बन के आएगा, एक बंदा अपनी पर्टिकुलर इनकम को एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और वो कंपनी से लोन के फॉर्म में ले तो डिविडेंड रहा है लेकिन उसको कैसा प्रिटेंड करके बता रहा है कि लोन लिया गया है. डिविडेंड में भी क्या आता है, पैसा आता है. लोन किसी से लो तो क्या आता है, पैसा आता है. तो ऐसा बताया जा रहा है, ये शब्द आएगा प्रिटेंडेड टू बी लोन. क्या बोलेगा, प्रिटेंडेड टू बी लोन. तो आप बोल देना भैया इससे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की चोरी कर रहा है.
क्योंकि डिविडेंड जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती तो उसको क्या लग जाता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो टैक्स की चोरी कर रहा है, डी से याद रखना डिंशा मानेक जी पेटेड। ठोक के आना एग्जाम में, ज्यादा चीजों पे मैं एम्फसाइज नहीं करते सब, बट इसको क्या बोला मैंने, ठोक के आना। डिंग डिंग डिंग, दो केस लॉ है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स में। सबसे पहला क्या था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वाला, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वेर एवर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, क्वेश्चन में आएगा यही रेड वाला वर्ड, इवेड और सर्कमवेंट टैक्स। दूसरा आपको डालना पड़ेगा डिंशा मानेक जी पेटेड, जहां पे क्वेश्चन में आपको समझ में आया द कंपनी वाज फॉर्म्ड एंड शेयर वर परचेज्ड टू ट्रांसफर द इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड दिस इनकम वाज ट्रांसफर्ड बैक टू एसएससी बाय वे ऑफ loan. The court decided that the private companies were a sham and the corporate wheels were lifted to decide the real owner of the इनकम। आपको जल्दी से हेडिंग डाल दी होगी टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। पहला केस लॉ का नाम लिख देना जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ टैक्स और ब्रैकेट में लिखना इवेड और सर्कमवेंट टैक्स। दूसरा लिख देना डिंशा मानेक जी पेटेड, जहां पे ये पूरा केस स्टडी वाला आप लिख देना वेयर केस स्टडी ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिंग डिंग डिंग, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बाबलिया, ठीक है। फिर आएगा टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन कहां आई थी, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कौन काम करते थे, वर्कमैन। वर्कमैन को क्या देना पड़ता है, बोनस। बोनस की चोरी करी, अवॉइड कर लिया अपना लीगल ऑब्लिगेशन। वर्कमैन कहां काम करते हैं, इंडस्ट्री में। केस लॉ का नाम क्या था, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर। क्या केस लॉ का नाम था, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। डिंग डिंग डिंग, एक केस ये बता के चले गया कि अगर आपने ऐसा कुछ झोल किया कि एक कंपनी फॉर्म करी और अपना प्रॉफिट दूसरी कंपनी में दिखा दिया, जिससे आपकी कंपनी के प्रॉफिट कम हो गए। प्रॉफिट कम हो गए तो आपका जो वर्कमैन के लिए बोनस देना था उसके कैलकुलेशन का बेस कम हो गया, वो कम हो गया तो इवेंचुअली बोनस क्या दिया, कम दिया। और जो दूसरी कंपनी फॉर्म करी थी वो कुछ और कर रही थी क्या, नहीं, कुछ और कर रही थी क्या, नहीं। इससे आपने क्या करी, बोनस देने की एक लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर दिया। जहां समझ लो फॉर एग्जांपल 50 लाख का बोनस बनना था, अब आपने प्रॉफिट डाइवर्ट करके उसको 20 लाख पे ला दिया, तो 30 लाख की लीगल ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो एक और अपना ये आ गया, यहां पे भी कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग होना चाहिए। और केस लॉ का नाम लिख दीजिए एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे इन्होंने क्या किया, एक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उसमें प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। जैसे इन्होंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, इनका बोनस पेबल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इससे वर्कमैन का तो नुकसान हुआ ही हुआ, इन्होंने टैक्स देने की एक लीगल ऑब्लिगेशन को भी क्या कर दिया, अवॉइड। बोनस देने की एक लीगल ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। और ऐसा करेंगे तो पर्दा उठा देंगे। सर पर्दा उठाने का मतलब क्या, मतलब ये जो मेंबर्स ये सब झोल में इन्वॉल्व थे ना, उनको अपन पर्सनली लायबल करने वाले हैं। डिंग डिंग डिंग, चलो उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। इस केस में हमने बोला था सर पहले एक बात बताओ, सब्सिडरी हमने बनाई टू एक्ट एज एन एजेंट। एजेंट कौन बना था हमारे लाइसेंस के लिए, लाइसेंस किसको चाहिए था, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। याद आ रहा है, एक कंपनी थी जिसको ट्रक चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए थे, बट उनका लाइसेंस का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। ये बोला हमको नहीं दोगे, हम इनसे दिलवा लेंगे। तो इन्होंने अपनी एक कंपनी फॉर्म करी और उसके नाम पे क्या किया, लाइसेंस लिया और ये ट्रक उसके नाम पे कर दिए। इससे क्या हुआ, इनको प्रोहिबिटेड था लाइसेंस देना, इन्होंने एक लूप होल निकाल के दूसरा बोले ये जो कंपनी बनी है ना, इसका खुद का कोई वर्चस्व नहीं है, इसने अपनी इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं है, इसने अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर दी है। ये तुमको लिखना है, इसने अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर दी है। इस केस में भी ये एज एन एजेंट काम कर रही है। तो हेडिंग आ जाई थी सर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एन एजेंट। कौन सा केस लॉ था, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। डिंग डिंग डिंग, इस केस में जल्दी से लिख दो, अ कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी। ये लिख के आना, क्या लिखोगे, डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी। केस लॉ का नाम क्या है, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन।
A transport company obtained to obtain license for its vehicle but could not do so if applied in its own name. तो इसने क्या किया, एक सब्सिडरी बना दी और एप्लीकेशन उसके नाम पे करवा दिया. The vehicle were to be transferred to the subsidiary company. ऐसा होता क्या नहीं. Held a parent and subsidiary by one commercial unit and application for license were रिजेक्टेड. और एक पांचवा पॉइंट उन्होंने ओपन डाल दिया और बोल दिया कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ. बोले पहले चार में नहीं घुसे ना तो पांचवे वाले में घुसा देंगे, जहां हमको समझ में आया कि कंपनी आपने बनाई इसलिए है कि आप एक फ्रॉड कर पाओ, कोई लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर पाओ. डिंग डिंग डिंग. तो इस ऐसे केस में इन्होंने बोला हम ऐसे केस में भी क्या करेंगे, कॉर्पोरेट व्हील उठा लेंगे. दैट विल मेक द मेंबर्स ऑल्सो लाइबल. दैट विल मेक द मेंबर्स ऑल्सो लाइबल. डिंग डिंग डिंग. यहां तक का रिवाइज कर ले एक बार, यहां तक का रिवाइज कर ले एक बार. फास्ट फास्ट कर ले, फास्ट फास्ट कर ले. पक्का पक्का. चलो यहां तक सब आ गए, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो ऑनलाइन वाले, यहां तक सब आ गए. यार कोई हम्म 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 हम्म. चलो ग्रेट, यहां तक आ गए. एक बार वापस रिवाइज करेंगे. अब मेरे को सबकी एनर्जी चाहिए, सब साथ में बोलेंगे. कंपनी का डेफिनेशन क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. ऑनलाइन वाले घर पे बैठ के पॉपकॉर्न के साथ चिल्ला सकते हैं, घर वाले परेशान हो जाने चाहिए. फीचर्स ऑफ द कंपनी में सबसे पहला क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी. दूसरा क्या था, अच्छा सेपरेट लीगल एंटिटी में केस लॉ पड़ा था, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस. एश्योरेंस से याद आया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से याद है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. अ मेंबर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. 9 मेंबर जॉइंट ओनर्स होते हैं कंपनी के प्रॉपर्टी के. दूसरा क्या था, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मेंबर में कम और डाई द कंपनी गोज अप अंटिल इट इज वाउंड अप. उसके बाद क्या था, लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी के तीन तरीके में सबसे पहले क्या था, लिमिटेड बाय शेयर्स. हमारे मेंबर्स क्या लायबल रहेंगे, टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स. दूसरा क्या था, लिमिटेड बाय गारंटी. कब लायबल रहेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन. तीसरा अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. चौथा क्या था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. भैया हमारी कंपनी सब कुछ कर सकती है, ह्यूमन बीइंग जो करता है, बट कुछ कुछ चीजें नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. जैसे कि जेल नहीं भेज सकती, ओथ नहीं ले सकते, शादी नहीं करवा सकते, ना ही कोई उसका लर्नेड प्रोफेशन करवा सकते हैं क्या, नहीं. फिर तुमको 2x की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी. उसके बाद इन्होंने बोला कि सर ये तो करा ही नहीं सकते. साथ ही साथ इन्होंने बोला ह्यूमन एजेंसी के थ्रू काम करती है. जो ह्यूमन एजेंसी में कौन रहते हैं, डायरेक्टर्स. कौन रहते हैं, डायरेक्टर्स. फिर आया कॉमन सील. इज कॉमन सील मैंडेटरी, नो इट इज. और अगर है तो ये वर्क करेगी एज ऑफिशियल सिग्नेचर. अगर नहीं है तो द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन शुड बी ऑथराइज बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी. यहां तक आ गए. इसका हमने पढ़ा था, इसको क्या बोल सकते हो, फीचर्स को क्लैप्स. लास्ट बार बोल रहा हूं. सी से क्या था, एल से क्या था, ए से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पी से परपेचुअल सक्सेशन, एस से खुश. ठीक है, अच्छा पहली बार उसने अच्छा बोला, ठीक है. कॉर्पोरेट व्हील क्या था, कॉर्पोरेट व्हील. कंसेप्ट बोलता है कि मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर सील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू मेंबर्स एक्शंस. फिर बोलते हैं इफ इट कॉन्ट्रीब्यूट्स एनी लॉ. ये बोलते हैं कि ये एरर्स के लिए कंपनी लाइबल होगी, मेंबर्स लाइबल होंगे क्या, नहीं. इन्होंने बोला इसका मतलब ही है कि ये क्या एंजॉय करते हैं, कॉर्पोरेट इंसुलेशन. और इसके लिए केस लॉ था सलोमन वर्सेस. फिर बोला ये पर्दा उठा भी देंगे. क्या बोला, शील्ड को क्या करेंगे, उठा भी देंगे. और इसके कितने केसेस थे, 5. सबसे पहला क्या था, टू डिटरमाइन कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. क्या ये को एनिमी है कि फ्रेंड है. तो इन्होंने एक और केस लॉ इस पे डाल दिया जो क्या, डाइमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर. और बोल दिया अगर पब्लिक इंटरेस्ट जियोपोलिटिकल अफेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. और निकाल पर्दा उठाना भी है तो ये डिटरमाइन करना कि वो उसका कैरेक्टर देखना चाहते हैं, एनिमी कंपनी तो नहीं है. और ये आपको अगर लिखना है एनिमी कंपनी क्या है, तो एनिमी कंपनी मतलब भैया जिसका कंट्रोल कोई ऐसे बंदे से है जो एनिमी कंट्री में है. उसके बाद टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स. 2 केस लॉ. जब भी ये आया ना सेकंड पॉइंट बोलना 2 केस लॉ.
एग्जाम में भी क्वेश्चन आया तो पहले हेडिंग लिख देना, 2 केस लॉ। सबसे पहले क्या था, जुगलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ टैक्स, जहां पे भी टैक्स इवेजन, सर्कमवेंट टैक्स मतलब पैसे को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घुमा के टैक्स की चोरी करना। क्या बोलते हैं सर्कमवेंट टैक्स मतलब पैसे को इधर से उधर, इधर से उधर घुमा के टैक्स की चोरी करना। और दूसरा आएगा डिंशा मानेकजी पेटेट, डी से क्या चोरी किया था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये पूरा केस स्टडी बना के देंगे कि एक बंदे ने अपने पर्टिकुलर इनकम दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करी और वो कंपनी में लोन के दिखा दिया, और एक्चुअल में क्या था डिविडेंड दिखाते तो क्या लग जाता टैक्स, तो लोन दिखा दिया, प्रिटेंडेड लोन दिखा दिया, तो ये केस लिख के आ जाने का। मैंने बताया था अगर आपको ऐसा स्पेसिफिक आ जाए तो आप पहले ये केस लिख दो, डिंशा मानेकजी पेटेट, और आखिरी में ऑल्सो दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। डिंग डिंग डिंग। उसके बाद क्या था, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन किस पे आई थी, वर्कमैन के बोनस पे। बोनस कहां बटता है, इंडस्ट्री में। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्वेश्चन में देगा कि एक कंपनी को बोनस पेबल था अपने वर्कमैन को, वो बोनस को चोरी करने, रिड्यूस करने के चक्कर में उन्होंने एक दूसरी कंपनी फॉर्म करी, अपने कंपनी के प्रॉफिट वो कंपनी में ट्रांसफर करे। इसकी वजह से इस कंपनी के प्रॉफिट कम होने की वजह से बोनस पेबल क्या आया, कम। ये करके इन्होंने क्या अवॉइड कर दी, लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड कर दी। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एन एजेंट। एजेंट किसको बनाया था भैया, दूसरी कंपनी को। क्यों, लाइसेंस लेने के लिए। काय के थे, ट्रांसपोर्ट के। ट्रांसपोर्ट क्या गुड्स का नाम था, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। इस केस में मैं अपने नाम पे अगर लाइसेंस नहीं मिल रहा था, क्योंकि तुमको पहचानना पड़ेगा, तो जितने अपने लेमेंस में याद रखोगे तो अपने नाम पे जब लाइसेंस नहीं मिल रहा था, मैंने एक दूसरी कंपनी बनाई और वो कंपनी के नाम पे लाइसेंस की एप्लीकेशन डाल दी और बोले कि जब लाइसेंस मिल जाएगा तो ये पर्टिकुलर ट्रक्स को मैं क्या करूंगा, वो कंपनी के नाम पे कर दूंगा, वो कंपनी के नाम पे कर दूंगा। ऐसा होता क्या, नहीं। तो सब्सिडी जो एजेंट के लिए बनी हुई ऐसे चलती क्या, नहीं। और लास्ट था क्या, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर और डिफीट लॉ, जहां पे भी गिलफ्रेड मोटर में हुआ था, डिटेल में आपको नहीं है। इनकॉर्पोरेशन इज ऑप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पसेस जैसे टू डिफीट सर्कमवेंट लॉ, टू डिफॉल्ट क्रेडिटर्स और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी एक आ सकता है डिफिकल्ट बना, तो एक कंपनी ने क्या किया, सिर्फ यही इसलिए बनी थी कि हम 2-3 कंपनियों से लोन ले लेंगे और फिर अपना काम धंधा बंद करके भग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। डिंग डिंग डिंग। नई चीज है, अब हमको पढ़ना है कंपनी के बारे में। जो हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी उसके प्रकार होंगे बहुत सारे। तो सबसे पहले क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। नया हेडिंग डालो, क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। जल्दी से डालो, जल्दी से डालो। डाल दिया। सबसे पहला क्या होगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां पे मेंबर्स का लाइबिलिटी कब आएगा, टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। इट इज लिमिटेड बाय एमओए टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। दूसरा आएगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस केस में भी बोला इट इज लिमिटेड बाय इट्स एमओए टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द एमओए टू एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। आंखें खुल जानी चाहिए सर। गारंटी का कंपनी में मेंबर्स का लाइबिलिटी तभी आएगा जब क्या होगा, वाइंडिंग अप होगा। कंपनी का क्या होने वाला होगा, बंद होने वाली होगी कंपनी, तभी आने वाला है गारंटी वाले में लाइबिलिटी। और कितना एक्सटेंड में, जितना एक्सटेंड उन्होंने अंडरटेक किया है इन इट्स एमओ। एक क्वेश्चन आया था जिन्होंने बोला था पहले ये तो 2 बता दो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, तो ये 2 चीज लिख दिए। फिर बता दो इसके 2 कॉमन फीचर और बता दो 2 डिस्टिंक्ट फीचर। तो कॉमन फीचर में क्या है, दोनों के दोनों लीगल पर्सनैलिटी है, चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स हो या लिमिटेड बाय गारंटी हो। और दूसरा क्या है, सबकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। सर कैसे, अरे भाई अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तो समझ गया तुमको। दूसरे केस में गारंटी अगर मैंने कम दी होगी तो जितनी गारंटी दी है वहां तक लिमिटेड है, तो दोनों केस में क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी ही है। तो सर डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। सबसे पहला है गारंटी केस में डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। बट ये शेयर्स के केस में लाइबिलिटी मतलब अनपेड अमाउंट कभी भी कॉल किया जा सकता है एट एनी टाइम, आइदर ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ और ड्यूरिंग वाउंड अप। ये बहुत पहले क्वेश्चन आया था, आ गया तो लिख के आ जाने का मस्त से, ठीक है जी। उसके बाद था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का, ये ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड कंपनी। क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। पहले ब्लैंकेट स्टेटमेंट आएगा, अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स members. In such a company, liability of member ceases when he ceases to be a member. Obvious सी बात है, लाइबिलिटी मेंबर पे आ रही है तो लाइबिलिटी चले जाएगी जब क्या कर रहा है वो, ceases to be member मतलब उसने अपने शेयर्स बेच दिए। ये
अनलिमिटेड लाइबिलिटी कुछ ही केसेस में आएगी और वो कुछ ही केसेस हमको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि कोई लिमिट नहीं है, दूसरा बताना पड़ेगा सीज हो जाएगी जब मेंबर सीज हो गए, पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप। मतलब लाइफ ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी अच्छे से चल रही है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी कभी अनलिमिटेड आएगी क्या? नहीं। जब कंपनी पे ताले पड़ेंगे, जब कंपनी बंद आएगी, तभी ये लाइबिलिटी आने वाली है। मेंबर्स कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। डिंग डिंग डिंग, वापस से याद दिला रहा हूं। गारंटी कंपनी में भी ये सेम चीज थी, अनलिमिटेड कंपनी में भी बोले लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की अनलिमिटेड तभी होगी जब कंपनी के क्या लगेंगे? ताले। दैट मींस कंपनी का क्या होने वाला होगा? वाइंडिंग अप। फिर आएगा लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू अमाउंट्स ऑफ कंपनीज दैट सेल लाइबिलिटीज, हाउएवर कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम। अच्छा, कोई मेंबर ने पैसा एक्स्ट्रा दे दिया बट दूसरा भी लायबल था, उसने नहीं दिया, तो उससे कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं? हाँ, ये पॉइंट है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की हेडिंग डाल दो, जल्दी से डाल दो। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अब से इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या? 1 पर्सन कंपनी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 पर्सन कंपनी। चलो, लिख लिया? ओपीसी लिखा? अच्छा, ओपीसी में कितना मेंबर होता है? अच्छा, एक ओपीसी में एक मेंबर भी हो सकता है एक, तो एक बंदा क्या एक दूसरी ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है और खुद की ओपीसी में मेंबर हो सकता है? ये एक पर्टिकुलर ओपीसी है और ये है एक बंदा, क्या वो ये पर्टिकुलर कंपनी में एक मेंबर हो सकता है? क्या वो कंपनी में, यही कंपनी में नॉमिनी हो सकता है? क्लियर है? अच्छा, क्या वो कोई दूसरी कंपनी में नॉमिनी हो सकता है? ये ए कंपनी है बी, क्या बी में नॉमिनी हो सकता है? हां। डिंग डिंग डिंग, वापस से, ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है और एक क्या होता है? नॉमिनी। और ओपीसी का बंदा एक कंपनी में मेंबर हो सकता है और कोई दूसरी कंपनी में क्या हो सकता है? नॉमिनी। ये चीज क्लियर है? ठीक है। उसके बाद पहले तो इतना करते हैं, ओनली 1 पर्सन एज मेंबर। इसमें कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड है क्या? नहीं। अच्छा, जो एमओए है ओपीसी का, उसमें नॉमिनी हम बताएंगे और नॉमिनी क्या काम आएगा? जब ये बंदा मर जाएगा ना, जो एक ही मेंबर था उसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही मेंबर है। अगर उसको कुछ हो गया तो कौन आएगा पिक्चर में? नॉमिनी। और अपन क्या लेंगे उससे? सबसे पहले रिटर्न कंसेंट, और जो फाइल कर देंगे किसके साथ? आरओसी के साथ, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विथ ईएमओए एंड एओए। सर, मैं समझ गया कि ये पर्टिकुलर कंपनी में मुझे एक तो मेंबर रखना पड़ेगा और एक और बंदा क्या रखना पड़ेगा? नॉमिनी। बट नॉमिनी के लिए इसका सबसे पहले क्या लगेगा? कंसेंट। सबसे पहले क्या लगेगा? कंसेंट। कंसेंट को फाइल भी किसके पास करना पड़ेगा? आरओसी के पास। किस किस चीज के साथ? ईएमओए एंड ईएओए। डिंग डिंग डिंग। चलो, उसके बाद इन्होंने बोला कि सर नॉमिनी हैज द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। जब ये बंदा अपने कंसेंट से ये पर्टिकुलर कंपनी में क्या बना है? नॉमिनी बना है, तो क्या अपने कंसेंट से विड्रॉ भी कर सकता है? हां सर, कर सकता है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले द मेंबर ऑफ ओपीसी में चेंज। अच्छा, पहले तो विड्रॉ वो खुद कर सकता है। दूसरा, मैंने उसको अपॉइंट किया था और मैं उसको हटा सकता हूं क्या? हां, उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा किसको? कंपनी को। वापस याद रखना, मैं हो सकता हूं ओपीसी हूं, मैं एक ही मेंबर हूं पूरे कंपनी में, फिर भी क्या ओपीसी की कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है? हां। तो जब एग्जाम में लिखने में आएगा ना कि ये नोटिस देना है कंपनी को, तो बोला साला मेरी तो कंपनी, मैं ही मेंबर हूं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। कुछ गलत नहीं कर रहे। नोटिस किसको पहले दोगे? ओपीसी को, जो पर्टिकुलर कंपनी है उसको, और फिर वो कंपनी किसको नोटिस देगी? रजिस्ट्रार को। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम मेमोरेंडम का चेंज नहीं मानने वाले हैं। क्यों सर? आगे जाके पढ़ोगे कि मेमोरेंडम चेंज करने में स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। क्या बोलोगा? मेमोरेंडम चेंज करने में क्या लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करवाएगा? एक ही तो कंपनी में मेंबर है। बोले जब इसने ही डिसाइड किया तो इसको आप ऑल्टरेशन टू एमओए नहीं मानने वाले हो। अगर एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया कि मिस्टर ए था जिसकी ओपीसी थी और मिस्टर बी उसमें क्या था? नॉमिनी। मिस्टर बी को चेंज करना था, मिस्टर ए बोला हम चेंज कर देंगे, बट सोच और क्वेश्चन में पूछ लिया क्या ये चेंज करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ एन एमओए। ओपीसी लिख लिया?
लिख लिया की पॉइंट्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, सर कौन ओपीसी बन सकता है और कौन नॉमिनी बन सकता है? क्या बोल रहा हूं मैं? एक क्वेश्चन आएगा कि कौन ओपीसी बन सकता है और कौन नॉमिनी बन सकता है। बच्चों आपको सिंपल चीज ये देखनी है कि सबसे पहले वो क्या हो, एक नेचुरल पर्सन हो, हम जैसा क्या हो, इंसान हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो या ना हो चलेगा। क्या बोल रहा हूं? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो ना हो चलेगा। पहले था जहां पे रेसिडेंट हुआ करता था, अब है क्या? नहीं। और इन्होंने अभी तक रूल से हटाया नहीं कि रेसिडेंट मतलब क्या। अरे मतलब जान के करेंगे क्या? अगर नहीं भी होगा तो भी एलिजिबल होगा क्या? क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे? इंडियन सिटीजन है कि नहीं और नेचुरल पर्सन है कि नहीं। तो सबसे पहले लिख दो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। उसके बाद क्या लिखोगे, क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। लिखना रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। क्या होगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वन पर्सन इनकॉर्पोरेट, वन ओपीसी, वन पर्सन कैन बी वन नॉमिनी इन अनदर कंपनी। डिंग डिंग डिंग। उसके बाद एक बात बताओ, क्या वन पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है? हां, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। हां। क्या सेक्शन 8 कंपनी आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, जो गरीबों की, हमारे कल्चर की। नीतीश जादिया बोल रहा है सर थोड़ा स्लो बोलो। बाबू स्लो स्पीड में बोलो कि वॉल्यूम में बोलो? स्पीड तो रखना पड़ेगा। नीतीश बाबू समय थोड़ा कम है जीवन में, है ना, फिर भी मैं तेरे रिक्वेस्ट पे थोड़ा स्लो बोलता हूं, ठीक है। चलो सबसे पहले, क्या ओपीसी, एक ओपीसी प्राइवेट कंपनी हो सकती है? हाँ। क्या पब्लिक कंपनी हो सकती है? नहीं। डिंग डिंग डिंग। तो एक एग्जांपल आ गया, क्वेश्चन आ गया और पब्लिक कंपनी को ओपीसी बनाना चाहे, करोगे क्या? अच्छा वैसी सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है क्या? नहीं। सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है क्या? नहीं। वापस से उन्होंने एक क्लब खोल दिया, कोई कॉमर्स चैंबर्स खोल दिया, बोले ये पर्टिकुलर कल्चर, ये फूड का, ये सबके लिए बना था, ये 1% कंपनी में कन्वर्ट होना चाहता है, क्या होगा? क्या नहीं। क्या ऐसी कंपनी होगी जो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करती है? नहीं। याद रखोगे प्लीज, पिंकी प्रॉमिस। यस, ओपीसी कंपनी एक मेंबर होता है, एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन। एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। क्या वो नॉमिनी, एक मेंबर दूसरी कंपनी में नॉमिनी बन सकता है? हाँ। क्या वही कंपनी में नॉमिनी से बन सकता है? नहीं। अच्छा, ये ओपीसी और मेंबर कौन लोग हो सकते हैं? पहले तो नेचुरल पर्सन, दूसरा रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा चलेगा। एक कंपनी में, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, एक कंपनी में 2 मेंबर हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या एक सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी बन सकती है क्या? नहीं। क्या एक पब्लिक कंपनी ओपीसी बन सकती है क्या? नहीं। मैं मिस्टर ए लिमिटेड हूं जो इन्वेस्ट करता हूं सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, एफ लिमिटेड और बहुत सारी कंपनी में, मैं बनना चाहता हूं ओपीसी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, डन। उसके बाद आएगा प्राइवेट कंपनी। हा, क्या आएगा? प्राइवेट कंपनी 2 सबसेक्शन 68 means a company having made up minimum paid up share capital as may be prescribed। और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, और उसने अपने आर्टिकल्स में कुछ तो भी डाला है। कितने रिस्ट्रिक्शन डाले हैं? कितने रिस्ट्रिक्शन डाले हैं? कोई भी कंपनी जिसके आर्टिकल, लिखो हेडिंग डालो, क्या है अपनी हेडिंग? अब क्या है अपनी हेडिंग? अब प्राइवेट कंपनी। नीतीश जादिया लिख भाई साथ में, क्या है? प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ये वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में कितने रिस्ट्रिक्शन है? 3। कितने रिस्ट्रिक्शंस है? 3। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन को तो क्रॉस भी डाल सकते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? क्या है? राइट को उन्होंने रखा है, ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स? नहीं। तो क्या लिखते हैं ये लोग? इसको रिस्ट्रिक्ट्स। क्या लिखते हैं? तो सबसे पहला होगा रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, ये हो गया पहला रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स पे, नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम लिख दो इसको, अप टू 200 ओनली। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? अप टू 200 ओनली। डिंग डिंग डिंग। उसके बाद सर एक और रिस्ट्रिक्शन था,
क्या हम अपना आईपीओ निकाल सकते हैं? नहीं। कैन वी इनवाइट टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक? नो। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप सेट कैपिटल कोई प्रिस्क्राइब नहीं है और उसके आर्टिकल्स में कितने रिस्ट्रिक्शन है? 3। कितना रिस्ट्रिक्शन है? 3। सबसे पहला रिस्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। दूसरा क्या है? मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं मेंबर्स के? 200। और उसके बाद तीसरा क्या है? प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक। आईपीओ निकाल सकती है क्या? नहीं। तो एक प्राइवेट कंपनी रहेगी क्वेश्चन में, वो बोलेंगे कि हम अपना आईपीओ लेके आना चाहते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं। अच्छा, 200 मेंबर्स पे है, क्या बोलते हैं? 200 मेंबर्स पे है। 200 मेंबर से ज्यादा हो सकते हैं क्या? 200 मेंबर में क्या जॉइंट मेंबर्स अगर है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने और एंड मिस्टर बी ने मिलके कितने शेयर्स खरीदे? 200। दोनों ने मिलके कितने शेयर्स खरीदे? 200। तो इनको कितने मेंबर्स गिनोगे? 400 की 200? हाँ, एक मेंबर 200 शेयर, तो कितने मेंबर गिनोगे? 2 मेंबर गिनोगे क्या? ए और बी 2 मत गिनना, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन में लगेगा अरे 2 अलग अलग, नहीं, जॉइंटली होल्ड करें। क्या करें? कितने मेंबर्स होंगे? सुनो, इस पर्टिकुलर केस में जो भी ज्वाइंट करते हैं उसको हम कैसा काउंट करते हैं? एज अ 1। कैसा काउंट करते हैं? एज अ 1। एक और चीज है, यहां पे डायग्राम बनाया होगा, एक और चीज है, अमूल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने बोला ऐसा बंदा, क्या बोला? ऐसा बंदा जो एक कंपनी में एम्प्लॉय था, उसको आप काउंट करोगे क्या? नहीं। पहले तो क्लियर है, क्योंकि क्यों? उसको है ना शेयर्स, बहुत आसानी से सभी कंपनी अपने इसॉप्स निकालती है। बोले हम तो एम्प्लॉय को खुश करना चाहते हैं क्योंकि वो कौन है? एम्प्लॉय है भाई, तो हम इसॉप्स पे शेयर देते हैं। अगर ऐसे तो एम्प्लॉय कोई भी छोटी मोटी कंपनी में 200-300 हो ही सकते हैं, बोले इनको ही शेयर्स दे दिया और इसको ही 200 में, तो हम तो कभी और किसी को मेंबर बना पाएंगे क्या? नहीं। तो जब भी आप 200 मेंबर्स का काउंट करो तो एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी को काउंट करोगे क्या? नहीं। उसके बाद जो बंदा एक टाइम पे एम्प्लॉय भी था और मेंबर भी था, क्या था? एक टाइम पे एम्प्लॉय भी था और मेंबर भी था, अब उसने मेंबरशिप शेयर्स बेच दिए, तो उसको काउंट करोगे क्या? अब तो मेंबर ही नहीं रहा। कंफ्यूज ना हो जाना, थोड़ा दिमाग लेके जाना एग्जाम में, वापस भरो। एक टाइम पे वो क्या था? मेंबर भी था और क्या था? एम्प्लॉय भी था, मतलब शेयर होल्डर भी और था, क्या था? एम्प्लॉय भी। अब उसने शेयर्स बेच दिए, तो उसको काउंट करोगे क्या बाद में? नहीं। बट एज ऑन डेट उसके पास शेयर्स है, बट एम्प्लॉयमेंट से चले गया, तो काउंट करोगे क्या? नहीं। ऐसा भी एक कोई भी बंदा जो पहले एक ही टाइम पे एम्प्लॉय और मेंबर रहा हो, तो फिर उसको काउंट करोगे क्या? नहीं, अगर वो अभी मेंबर है तो। डिंग डिंग डिंग, आसानी से क्वेश्चन में आएगा, तुमको समझ जाएगा। चलो रिवाइज करें एक बार। प्राइवेट कंपनी 2 सबसेक्शन 68। सबसे पहला मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब एंड बाय विच इट्स आर्टिकल्स। कितने रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है? 3। सबसे पहला क्या है? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। सबसे पहला क्या है? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। दूसरा, लिमिटेड नंबर किया है मेंबर्स का, कितना? मेंबर्स अप टू ओनली 200। अच्छा, एक्सेप्ट ओपीसी तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, उसमें तो कितना मेंबर होता है? कितना होता है? 1। सुनो, उसके बाद पर्सन होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली विल बी कंसीडर्ड एज 1, दे विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल मेंबर। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों में 200 लोगों में नहीं काउंट होने चाहिए। सबसे पहले पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, भैया ये मेंबर है, अच्छा तो जॉब भी करता है क्या हमारी कंपनी में? हाँ, चल देखो नहीं काउंट करेंगे, ये हट गया। दूसरा, ऐसा बंदा, तू मेंबर था पहले? हाँ। अभी मेंबर है? हाँ। भैया मैं पहले आपकी कंपनी में जॉब भी करता, अच्छा तू भी पहले जॉब कर चुका है, चल भाई तेको भी काउंट नहीं करेंगे, दोनों को हटाना है। और लास्ट क्या है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर अ। एक और चीज, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी कैन ओनली बी अ स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी कैन ओनली बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट। मतलब ओपीसी और स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होगी? प्राइवेट। हमेशा क्या होगी? डिंग डिंग डिंग। अच्छा, एक पब्लिक कंपनी है, वो चाहती है कि ओपीसी बने, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट होना पड़ेगा प्राइवेट में। उसके लिए उसके मेंबर्स अगर 210 है तो रिड्यूस करना पड़ेगा 200 पे, याद आएगा? डिंग डिंग डिंग। चलो यहां तक हो गया। 2 सबसेक्शन कितना था? 68। 2 सबसेक्शन कितना था?
68। चलो, जो बच्चे यहां तक बने हैं, हमारा डिजिटल टीम बोला, उनको बोला लाइक भी कर दे, ठीक है। हाँ हाँ, और जब सेशन खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा, और कुछ कम लगा तो बता देना, मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा फिर भी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सुनो, अब आते हैं किस पे, स्मॉल कंपनी पे। किस पे आके, स्मॉल कंपनी। सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो। स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक। ऊपर ही पढ़े थे, स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होगी, प्राइवेट। तो भैया इतना डिफिकल्ट मैं पढ़ा पाता हूं क्या, नहीं। तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ, तो इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। 440 क्या बोलोगे, जब भी स्मॉल कंपनी आई सामने क्या बोलोगे, 440। 4 क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल। 40 क्या है, टर्नओवर। और क्या था, 10 100। 10 क्या था, कैप फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, और 100 क्या था, कैप फॉर टर्नओवर। सर इसका मतलब क्या, अगर ये 440 की लिमिट इनको चेंज करनी है ना, तो बिना कोई लॉ में चेंज करे डायरेक्ट रूल्स में लाके ये 10 तक, 4 को कहां तक लेके जा सकते हैं, 10 तक। तो कभी भी जो लिमिट्स है उसमें कभी कभी लॉ ड्राफ्ट जो करता है वो क्या करता है, वो मैं एक अपनी कैप भी डाल देता हूं, बोले यहां तक मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। चलो हेडिंग डालो। आज यश का मन नहीं लग रहा है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी पहले तो अदर देन अ, अरे मिट क्यों जा रहा है, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, कोई भी कंपनी को स्मॉल कंपनी बनना है तो सबसे पहला पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़। लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़, साथ में लिखना है ढोर लोग। उसके बाद टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 40 CR, ठीक है। अच्छा, प्रिस्क्राइब कैप क्या है इसमें, 10 CR, और इसमें कितना है, 100 CR। डिंग डिंग डिंग, बहुत आसान है। स्मॉल कंपनी देखोगे तो क्या बोलोगे, 440। क्या बोलोगे, 440, 4 फुट। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी में क्या आएगा, 440। पेड अप शेयर कैपिटल इज 4 करोड़, और टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 40 CR। कुछ ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, आहा हा हा। कुछ ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। ऐसी कंपनी जो क्या है, होल्डिंग कंपनी है। याद आ रहा है कि नहीं। दूसरी क्या है, कुछ सब्सिडरी कंपनी है। तीसरी क्या है, सेक्शन 8 कंपनी है। ओपीसी पे क्वेश्चन आएगा बच्चों, ओपीसी पे क्वेश्चन आएगा। कितने लोग हैं, होल्डिंग सब्सिडी सेक्शन 8, और तीसरी होल्डिंग सब्सिडी एक साथ लिख देना, सेक्शन 8। और एक कौन है, LIC वगैरह स्पेशल एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड है। यहां तक आ गए। ओपीसी पे क्वेश्चन आने वाला है, ओपीसी पे क्वेश्चन आने, स्मॉल कंपनी में क्वेश्चन आने वाला है। 2 सबसेक्शन 85, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू 4 करोड़, टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। अच्छा, एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 3.5 है, लेस देन 4 करोड़ है, हाँ। टर्नओवर है 102 करोड़, 42, 50, दोनों चीज मैच होनी चाहिए। क्या बोलते हैं हम, यहां एंड लिखा है। क्या लिखा है इधर, एंड लिखा है। क्या लिखा है इधर, एंड लिखा है। तो हाँ, पढ़ो वापस, पेड अप शेयर कैपिटल लिख, टर्नओवर है 41 करोड़ और मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है 30। एक बच्चा पूछ रहा है, सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मेरा टर्नओवर कितना है, 41 करोड़, और पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। यहां पे क्या चाहिए, टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। तो ये 100 करोड़ इज द कैप जो गवर्नमेंट लॉ में चेंज करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, स्मॉल कंपनी दिखी तो क्या बोलना, 440। द करेंट लिमिट इज 440। गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा के कितना कर सकती है, 10 और 100 तक कर सकती है विदाउट अमेंडिंग द एक्ट इन पार्लियामेंट। डिंग डिंग डिंग, क्योंकि इन्होंने अपने पास पावर देके रखा है। सिंपल से दिमाग में रखना, लिमिट क्या है, 4 और 40। तो आपको क्या चाहिए, और दोनों होना चाहिए। क्या लिखा है, एंड। क्या लिखा है, एंड। हो गए। लास्ट बार बता दूं, स्मॉल कंपनी
टू सबसेक्शन 85 स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ Public company. पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू 4 करोड़, टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 40 करोड़, प्रिस्क्राइब कितनी लिमिटेड 10 और अच्छा कुछ लोग हैं जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते, कौन है वो लोग? होल्डिंग और सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी अंडर स्पेशल एक्ट, एसबीआई और एलआईसी। बहुत डिफिकल्ट चीज आ रही है, क्या नाम है इसका? पब्लिक कंपनी 271 टू सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ ओए होए होए इतना डिफिकल्ट मैं पढ़ा पाता हूं क्या? नहीं। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी क्या होती है? डीम पब्लिक कंपनीज बट आर्टिकल्स रिमेन्स टू बी प्राइवेट। सर इसका मतलब जो भी एडिशनल कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस होंगे ना, उसके लिए वो पर्टिकुलर कंपनी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। मतलब अगर पब्लिक कंपनी को 4 रिटर्न फाइल करने होते हैं और प्राइवेट को 2, बट ये पब्लिक कंपनी ने ये प्राइवेट कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ले ली और क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी अब क्या हो गई? डीम्ड पब्लिक। क्या हो गई? तो इसको कंप्लायंस कितने करने पड़ेंगे आप? 4। अच्छा, बट जो उसके रिस्ट्रिक्शंस थे वो रहेंगे क्या वैसे के वैसे? हाँ, डिंग डिंग डिंग। इट इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी बट आर्टिकल्स रिमेन्स टू बी प्राइवेट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी विल बी 7 एंड मैक्सिमम में कोई लिमिट है क्या? नहीं। क्या शेयर्स दिए जा सकते हैं एक दूसरे को? हाँ। डिंग डिंग डिंग। एक बार रिवाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। लिखते रहे साथ में, एक बार रिवाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। परफेक्ट ठाकुर साहब। अच्छा, ओपीसी, ओपीसी में कितना मेंबर रहेगा? 1 मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें भी प्रिस्क्राइब, कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। एमओ ऑफ ओपीसी क्या करेगा? नॉमिनी को सब्सक्राइबर डेथ में जो क्या बन जाएगा, या बंदा इनकैपेसिटी होती तो क्या बन जाएगा? मेंबर। इसके लिए क्या लगेगा? रिटर्न कंसेंट। किसको फाइल करेंगे? आरओ को। किसको? आरओ को। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉन्ग विथ ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एमओएन ए। अच्छा, क्या मेंबर्स विड्रॉ कर सकते हैं कंसेंट? हाँ। क्या हम मेंबर को भगा सकते हैं? हाँ। भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा पहले आरओसी को? नहीं, पहले कंपनी को। कंपनी किसको नोटिस देगी? आरओसी को। क्या ये सब चेंजेस को मैं चेंजेस टू एमओए मांगूंगा क्या? नहीं। बच्चों याद रखोगे ना, ये सब चेंजेस को मैं चेंजेस टू एमओए मांगूंगा क्या? नहीं। इसके बाद आते हैं, कौन रहेगा ओपीसी? नेचुरल पर्सन। कौन रहेगा नॉमिनी? नेचुरल पर्सन। क्या इंडियन सिटीजन होना चाहिए कि फिरंगी चलेंगे? नहीं, इंडियन ऐसा बोल के नहीं चलेंगे। बोले इंडियन। क्या भीख मांग रही थी बाहर? जान दो जान दो जान दो। चलो, अबे नहीं है लाइफ। चलो, इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन। रेसिडेंट होना जरूरी है ना? खाई गोली खा ली? रेसिडेंट होना जरूरी है क्या? नहीं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। हाँ, एक का ओपीसी में एक रहेगा मेंबर, एक रहेगा नॉमिनी। डिंग डिंग डिंग। फिर आएगा प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? अपनी 20 मार्क क्या है? प्राइवेट कंपनी है। क्या है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप सर्कल एज में भी प्रिस्क्राइब है, तो सब लिख देंगे। एंड बाय इट्स आर्टिकल्स, एंड बाय इट्स आर्टिकल्स। कितने रिस्ट्रिक्शन लाती है? 3। कितने रिस्ट्रिक्शन लाती है? सबसे पहला, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। दूसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। इसमें भी बोल दिया कि जो जॉइंट ओनर्स है ना, उनको कितना गिनोगे? सिंगल मेंबर। क्या गिनोगे? सिंगल मेंबर। दूसरा, इसमें भी बोल दिया जो एम्प्लॉई है उनको गिनोगे क्या? नहीं। अच्छा, तीसरा, इसमें भी बोल दिया कि जो एम्प्लॉय थे और मेंबर भी थे, अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया बट मेंबर है तो भी गिनोगे क्या? एम्प्लॉय शब्द आ गया तो छोड़ देना मेंबर के साथ। ठीक है जी, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या था? प्रोहिबिट करके रखा है। क्या प्रोहिबिट किया है सर? प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक। फिर आ गई स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी दिखी तो क्या बोलोगे? 440, 440। 4 क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 करोड़, टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन है जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। सबसे पहला क्या था? होल्डिंग एंड सब्सिडी। दूसरा क्या था? सेक्शन 8 कंपनी। तीसरा क्या था? स्पेशल एक्ट वाले। डिंग डिंग डिंग। उसके बाद था क्या? बहुत डिफिकल्ट, पब्लिक
कंपनी. 271 टू सबसेक्शन 71. पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब होगा. उसने बोला पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या होगी, डीम पब्लिक कंपनी, बट आर्टिकल्स रिमेन्स टू बी प्राइवेट. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 और उसके बाद बोलते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड. शेयर्स क्या ट्रांसफरेबल होते हैं? हाँ, शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं. हाँ, आ जाओ आगे. नहीं. बर्तन धोएगी क्या जाके? अब नेक्स्ट क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहला क्या था? होल्डिंग एंड, लिख लो भैया. अभी हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी दूसरी की होल्डिंग तब मानी जाएगी. अब हम क्या पढ़ेंगे? एक कंपनी दूसरी की होल्डिंग तब मानी जाएगी जब वो कंपनी में दूसरी कंपनी के पहले तो कंट्रोल करे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या कर रही है वो? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपोजिशन को कंट्रोल करिए. दूसरा, मोर देन 1/2. क्या लिखे? क्या हो गए? मोर देन 1/2. मोर देन 1/2. क्या बोल रहा हूं? मोर देन. तो 50% में सब्सिडरी बनेगी क्या? नहीं. इक्विटी शेयर होल्डर्स किसके पास होना चाहिए? होल्डिंग कंपनी के पास होना चाहिए. दो चीजें आपको लिखनी है नीचे. सबसे पहला, अ कंपनी सब्सिडरी कंपनी रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस अ कंपनी विच द होल्डिंग कंपनी के पास कितना है? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब कौन डायरेक्टर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कितना रहेगा वो. तो कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दूसरा, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर. ये थोड़ी हंसी की बात है, बट गलती से किसी ने सिर्फ 50% लिखा ना, शायद एग्जामिनर को झेपे ही ना. बोले यहां तो 1/2 लिखा है, इसने 50% लिखा. नहीं हो सकता है. हाँ हाँ, क्या है? टोटल वोटिंग पावर आइदर, अच्छा, आइदर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी कंपनी. तो यहां लिख देना भैया. सबसे पहला क्या होना चाहिए? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दूसरा, मोर देन 1/2. मोर देन 1/2 वोटिंग पावर होना चाहिए. अच्छा, ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी. ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी. सर क्या ये बुक्स नोट्स के लिए है या मैं अगर नोट्स बाबू देखो, नोट्स चाहिए तो पहले चैप्टर के नीचे गए टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएंगे. हाँ, पहले चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा. अगर तुझे हार्ड कॉपी चाहिए एकदम मस्त बुक की तो तेको रजिस्टर करना पड़ेगा. 4-5 डेज में अकॉर्डिंगली डिलीवर हो जाएगी. खुशी बोल रही है मजा आगे पढ़ के. अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है. खुशी को खुशी हो रही है. हमारे पास भी खुशी है. सुनो, चलो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें. चलो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इधर ध्यान दो. मोहित लिमिटेड एक कंपनी में ग्रेटर देन 50% शेयर करेगी अमोल एआई में, तो क्या वो सब्सिडरी बन जाएगी? हाँ, इन्होंने बोला ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी. मतलब सर मोहित ने अगर 31 लिया और एक सब्सिडरी उसकी कंपनी है और राजा लिमिटेड जिसका नाम है और उसने 20 लिया, तो टोटल कितना हो रहा है? 51. तो भी सब्सिडरी मानी जाएगी क्या? हाँ. लॉ बोलता है कि देखो सर ये बुक्स नोट्स के लिए अच्छे हैं, अगर मैं नोट्स ना बना के इसमें से ही पढ़ लूं, प्लीज रिप्लाई सर. डार्लिंग कितने फास्ट लिखेगा तू? बुक तो मैं खटाखट आगे बढ़ूंगा ना, ऐसे मत कर. कोई हाँ हाँ ऐसे मत कर. और कौन सा मैं बहुत 2000 की बुक्स है, वो भी कल 1000 रुपए में, तो तू क्या कर लेता है? बस सेम है तो उसमें क्या कर लेता है तू? 1000 रुपए में ऐसे ही खर्च हो जाते हैं आजकल. फिर भी तू देख, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं है अफोर्डेबल, मेरे को डीएम करना, मैं भिजवा दूंगा. अच्छा इधर ध्यान दो. अरे इधर ध्यान दो मत. अरे मोहित, अरे नहीं
बच्चों प्लीज, मोहित लिमिटेड अगर डायरेक्टली 50%, मोहित लिमिटेड अगर डायरेक्टली 50% शेयर होल्डर रख रही है तो वो तो सब्सिडरी बनी जाएगी। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली नहीं, कोई दूसरी सब्सिडरी के थ्रू, याद रखना इसकी ये सब्सिडरी है, मोहित की सब्सिडरी क्या है, राजा लिमिटेड, मोहित की सब्सिडरी क्या है, राजा लिमिटेड। तो अपनी कोई दूसरी सब्सिडरी के थ्रू अगर मैं तब भी 51 नहीं, क्या बोल रहा हूं, 50% की ज्यादा, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रख लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो भी सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। होल्डिंग कंपनी और क्यों जाना है, हाँ, जा नहीं तो तू भी कर देगी मेरे दोस्त के समान। अच्छा, इधर ध्यान दो। सबसे पहले कंट्रोल्स द कंपोजिशन लिखा आपने, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी। दूसरा लिखना एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ, मोर देन वन हाफ, आइदर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी। अच्छा, एक सब्सिडरी नहीं है सर, इससे तो 10% था, एक दूसरी सब्सिडरी से 15% है, तो भी चलेगा क्या? अरे भैया, खुद से और सब्सिडरी का सब कुछ मिला के वन और मोर सब्सिडरी, क्या लिखा है, वन और मोर सब्सिडरी हमको चलने वाला है। बस टोटल क्या होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, मोर देन वन हाफ, 50% से। उसके बाद आता है अब प्राइवेट, एक मिनट डार्लिंग, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी सेल डीम टू बी अ public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be private by its articles। वापस बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, ये क्या है, एक, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी, 200 मेंबर्स वाली। ये क्या है, पब्लिक कंपनी ने अगर प्राइवेट कंपनी के होल्डिंग्स ले ली, मतलब 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग ले ली, तो ये क्या बन गई, होल्डिंग, और ये क्या बन गई, सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी जैसे ही कोई सब्सिडरी कंपनी बना लेती है और होल्डिंग कंपनी पब्लिक हो तो इसको हम बोलेंगे डीम्ड, इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बोलेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब सुनो, जैसे ही ये डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गई, अगर इसके कंप्लायंस 5 थे तो इसके भी कितने हो जाएंगे, बट इसके जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, जो ये हमारी प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शन है, कितने, 3 रिस्ट्रिक्शन, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आईपीओ में अपन शेयर नहीं ला सकते, वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। याद आ रहे, डिंग डिंग डिंग। चलो, ये उसने दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएट कंपनी। क्या पढ़ेंगे, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी आपको पकड़ना है कहां पे, 50% तक जिसने किसी की होल्डिंग ली है, इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर, वो क्या हो जाती है, एसोसिएट। बट सर क्या 0% से 50, तो मैंने भी तो टाटा कंसल्टेंसी में थोड़े से शेयर लिए 0.000000001% के, तो भी क्या वो मेरी एसोसिएट हो गई, नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20%, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो सर ये टाइमलाइन हमें कहेगी कि कहां पे भी कोई कंपनी पे अगर अपन ने शेयर होल्डिंग ली है 20% या उससे ज्यादा, क्या बोल रहा हूं मैं, 20% या उससे ज्यादा। हमेशा सुनो, एक अंदर की बात बताता हूं, जितनी भी लिमिट्स है ना, सिर्फ सब्सिडरी की लिमिट्स में 50% को इंक्लूड नहीं किया है। बाकी जहां से भी लिमिट स्टार्ट हो रही है ना, वहां पे वो पर्टिकुलर लिमिट को, जैसे 51 पढ़ेंगे गवर्नमेंट में, तो 51 भी होगा तो भी गवर्नमेंट बनेगी क्या, हाँ। तो एसोसिएटेड में भी 20 से स्टार्ट होता है, तो 20 होगा तो भी क्या, हाँ, याद रखना। बट सब्सिडरी में मोर देन वन हाफ है, तो 50 होगा तो चलेगा क्या, नहीं। तो इन्होंने बोला 20% या उससे ज्यादा अप टू 50%, तो 50% पे सब्सिडी नहीं होती, क्या होता है, एसोसिएट होता है। ठीक है। चलो, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बहुत अच्छा जा रहे हो तुम लोग, अगर क्लास चलती रहती ना तो तुम लोग अभी ऐसे हो जाते, सर छोड़ दो छोड़ दो, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यशिका बोल रही है ये सर सेव यूट्यूब पे होगी। हाँ यशिका, मैं आपको वापस बताऊं क्या, आप, मैं जितनी मार्केटिंग नहीं चाहता उतनी आप करवा दे रहे हो। ये अपना स्केड्यूल है, हाँ, ये स्केड्यूल नीचे देंगे अभी क्लास होने के बाद। आपको रोज आना है 4 बजे, ठीक है, साइड में पॉपकॉर्न और चाय लेके। पेन उठाना और कुछ मत पकड़ना, पेन पकड़ना, ठीक है।
चलो आगे बढ़े, हमारी क्लास के बच्चे बड़े खराब है। चलो, एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कब होता है? व्हेन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20%, बस लेस देन अप टू 50%। 50% तक भी क्या होगी? एसोसिएट। और ऑल्सो इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। याद आ रहा है क्या रे? जॉइंट वेंचर टाटा और स्टारबक्स वाला क्या है? जॉइंट वेंचर, इन्होंने जॉइंटली काम करने का वादा किया है। ओके जी, हाँ, डिंग डिंग डिंग। एसोसिएट कंपनी क्या याद रखोगे? 20 से 50। 20 भी हाँ, 50 भी हाँ, 50 से ज्यादा सब्सिडरी, 50 से ज्यादा 75 से ज्यादा सब्सिडरी, 80 सब्सिडरी, 90 सब्सिडरी, 95 सब्सिडरी, 99 सब्सिडरी, 100 होली ओन सब्सिडरी। ठीक है, अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, मेरे साथ पढ़ो और मेरे साथ भूल जाना। लिस्टेड कंपनी इट्स ए कंपनी जिसने कोई भी एनी ऑफ हिज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। अंदर की बात सर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, कुछ भी क्या? हाँ, कुछ भी क्या? हाँ, अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन, इतना डिफिकल्ट तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। चलो, अब आएगा अदर कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी। अब भी पेपर आया था जून में, तो उसमें आया था इसका क्वेश्चन, क्या नाम है? गवर्नमेंट कंपनी। 2 सबसेक्शन 45, सबको याद रखोगे सब लोग? 2 सबसेक्शन 45। सुनो जी, सुनो भाई, सुनो जी। एक कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, या एक से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलके क्या ले लें? 51% भी चलेगा क्या? हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 51% ले ले तो क्या बन जाती है वो? गवर्नमेंट कंपनी। हेडिंग डाल दो क्या? 2 सबसेक्शन 45 की क्या पढ़ेगी अभी हम लोग? गवर्नमेंट कंपनी। मोदी जी या ममता जी, या ममता और केजरीवाल, या मोदी और केजरीवाल, या ममता केजरीवाल मोदी, कुछ भी कॉम्बिनेशन करो, कुछ भी कॉम्बिनेशन करो, सब मिलके कितना होना चाहिए टोटल? 51% या उससे ज्यादा। एक और चीज, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या हो जाएगी? डीम गवर्नमेंट कंपनी। एक बात बताऊं, क्वेश्चन सुनो सुनो, इधर ध्यान दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना परसेंट है? 20%। स्टेट गवर्नमेंट का कितना परसेंट है? 30%। ठीक है, और एक कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी योद्धा लिमिटेड, क्या नाम है इसका? है 5%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? वापस ध्यान दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है? 20%। सही है मानसी सर, यशिका, ये तुम लोग प्यार प्यार बोल रहे हो, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो इधर ध्यान दो, पड़ोसी की आंटी को भी नहीं छोड़ा तू। इधर ध्यान दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंट है? 20%। स्टेट गवर्नमेंट कितना है? 30। और योद्धा लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसका कितना है? सब जाओ चूल्हे में जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी है, डेफिनेशन पढ़े। कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट। कहीं दिया है क्या गवर्नमेंट कंपनी? तो कैसे ऐड कर लिया? तो तूने क्यों गलत बोला? हाँ, नीचे क्या दिया है वापस पढ़। इंक्लूड्स कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। इधर आ, ठीक है, 5% में सब्सिडरी बना है क्या? ये क्वेश्चन में आया था बच्चों, गोली खाई है सबने। ये क्वेश्चन जून में अभी अटेम्प्ट में आया था, गोली खाई है सबने, सबने इसको इंक्लूड कर लिया। बोले गवर्नमेंट गवर्नमेंट, हर जगह गवर्नमेंट लाओ, टोटल मारो कितना? 20 30। और ये गिनोगे क्या? नहीं। वापस बोल रहा हूं, मोदी जी, तुम याद रखो ना कितना फीलिंग से बोल रहा हूं। मोदी जी, ममता जी, केजरीवाल, या तीनों या दो, कोई भी दो, ये सब मिलके अगर 51% या उससे ज्यादा रहेंगे तो ही गवर्नमेंट,
जो इंक्लूड करके दिया है ना, जो इंक्लूड करके दिया है वो बोला है सब्सिडरी होनी चाहिए। अगर अगर फिर तो मैडम सुनो, इधर ध्यान दो, या 10% होता। अगर ममता जी ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अगर 10% लेता और योद्धा का होता 52%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने तो 10 ही लिखा है, बट ये दूसरे प्रोविजन में हिट हो जाती है और बोलती अब ये क्या बन गई है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बन गई है, तो भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। निकम्मो गलत मत करके आना, कंसेप्ट घुसना चाहिए। 3 लोग ही आ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट का मिक्सचर, या 2 स्टेट का गवर्नमेंट के साथ खेलना। कोई कंपनी को बीच में लाना क्या चलो। कंपनी विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल, ये लिख दिया तुमने सबसे पहले हेडिंग, पेड अप शेयर कैपिटल हैज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग कंपनी विच ऑल्सो इट इज अ सब्सिडी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। सही है मानसी, तुम, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। फिर आएगा फॉरेन कंपनी, यहां तक सब आगे, यहां तक सब आगे, यहां तक सब आगे, कोई ब्रेक ब्रूक नहीं। हेलो, कौन पढ़ा रहा है इधर, क्या ब्रेक मांग रहे हो तुम लोग? कौन पढ़ा रहा है बोलते इसलिए तो ब्रेक मांग रहे। चलो, फॉरेन कंपनी क्या आ रहा है अभी, फॉरेन कंपनी। सुनो, इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड, कोई भी कंपनी जो हमारे देश में इनकॉर्पोरेटेड है वो कभी फॉरेन कंपनी होगी क्या? वो तो हमारे कंपनी की डेफिनेशन में जाएगी ना रे, हमारे कंपनी की डेफिनेशन में जाएगी ना रे। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, और क्या ये 2 कंडीशन फुलफिल कर रही हो, बिजनेस कर रही हो इंडिया में खुद से, अपने एजेंट से, फिजिकली की इलेक्ट्रॉनिकली, क्या बोल रहा हूं, खुद से, अपने एजेंट से, फिजिकली की इलेक्ट्रॉनिकली, कोई भी तरीके से क्या कर रही हो, बिजनेस, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, खुद से कोई एजेंट ऑफिस खोल के रखा है, ऑनलाइन प्रेजेंस है या फिजिकल ऑफिस है, कुछ भी चलेगा, और क्या कर रही है, बिजनेस कंडक्ट कर रही। सिर्फ ऑफिस खोलने से कुछ होता क्या नहीं, कुछ सेल होना चाहिए, कुछ परचेस होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन कंपनी हो जाएगी। डिंग 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 डिंग, चुप जियान। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी फॉर, अरे बाबू हो खत्म होने वाला है रे, मेहंदी में भी तो जाना है अपने को। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, चैरिटी की बातें चल रही, तू आ गई। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनीज, डेफिनेशन बहुत अच्छी है, हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनीज। आ जाओ बच्चों, जो साथ में नहीं लिख रहे हैं ना, तो उनके साथ वो होगा, अच्छा नहीं होगा। सर रिफंड बोल रहे हैं, सर चैरिटी बोल रहे हैं। हाँ, 3 गोले वाला एप्पल का फोन लेके घूमती है भाई, है ना, कहां का चैरिटी। हाँ, तो बाजू वाले से थोड़ी ना लेके खरीदेंगे। चलो, सेक्शन 8 कंपनी, मैं जो भी ये सब चीजें ना मेरे थ्रू रन होनी चाहिए, वहां बैठ के हीरो नहीं बनने का, ठीक है, वहां बैठ के। सेक्शन 8 कंपनीज, विलन तो तू ही रहेगा। और चलो, सेक्शन 8 कंपनी, सबसे पहले ध्यान दो, इसके कुछ तो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या होंगे, सबसे कुछ तो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्या ये डिविडेंड दे पाएंगी क्या रे, डिविडेंड दे पाएंगी क्या, नहीं। क्या ये अपने प्रॉफिट, अरे यार ये सब स्पेलिंग वेलिंग, डिवी, वो डंडी डल गई है वहां, मैं तो डी लिख रहा हूं। सुनो, प्रॉफिट क्या वो अपने पर्सनल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या, या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए ले सकती है क्या? ओनली क्या, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ओनली क्या, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। पहले थीम बनाते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बन गई, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड वो अपना प्रॉफिट यूज कर पाएगी क्या, नहीं। किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगी, नहीं। अदर वर्क के लिए यूज कर पाएंगी, नहीं।
अदर वर्क के लिए यूज कर पाएंगी नहीं, ओनली अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एसोसिएशन खोली, जो नीडी लोग होते हैं उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, डिंग डिंग डिंग, चलेगा। अब हमारा वो अच्छा चलने लगा। अच्छा, क्या एक सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है? सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है क्या? वो कमा के उसको क्या करना पड़ेगा? वापस से अपने ऑब्जेक्ट्स में ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉफिट कमा ली और एक रेस्टोरेंट खोल दिया, कैफे खोल दिया, ये सब चलेगा क्या? ये क्वेश्चन में आएगा, तो क्वेश्चन को क्या मारना? क्या आना चाहिए? ठीक है, अब पढ़े डेफिनेशन। सेक्शन 8 कंपनी साथ में लिखते जाओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ, सुनो पहले तो कितनी स्ट्रीम है? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते? रिसर्च। हम क्या करने हैं? एजुकेशन। हो कितनी स्ट्रीम है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। हम क्या नहीं कर सकते? रिसर्च। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी। जो आगे लिख के आने का, डरने का नहीं। एक दो नहीं आए तो डर जाओगे क्या? नहीं। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट ऑन इट्स ऑब्जेक्ट। लिखो वहां पे, इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स टू इट्स ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स टू इट्स ऑब्जेक्ट। और तीसरा, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। डिंग 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 डिंग। यहां तक आ गए? यहां तक आ गए? चलो भैया, ऑनलाइन वाले भी धूम मचा रहे हैं, बढ़िया एक्टिव है, ध्यान दे रहे होंगे, मजा आएगी। देखा नहीं, मैं तो चैट में देख रहा हूं। कहां है? सही बोल रहा है लड़का। ये दिल डाल रहे, पढ़ाई में ध्यान दो रे, बाद में करना ये सब, लाइक कमेंट शेयर वेर। हाँ, 238। ओहो, हाँ, चलो। कंपनी फॉर्म टू प्रमोट इट्स चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, रिसर्च, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ये सब लिख के आने का। दूसरा, इट इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स टू इट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स। सुनो बाबू, ध्यान देना, एंड दिया है। क्या दिया है? तीनों चीज एक साथ होनी चाहिए काकू, तीनों चीजें एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर इंटेंड करेंगे प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स के लिए और डिविडेंड बांट दिया, या फिर डिविडेंड नहीं बांट रहे बट प्रॉफिट को और कहीं लगा रहे, ऐसा नहीं है। तीनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए। कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कुछ है क्या? नहीं। यूजेज इज प्रॉफिट फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स ओनली, ऑपरेट्स अंडर अ स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ऐसा क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लॉ भी कानून पास करती है। वो बोलती है कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ कंपनी लॉ में वो नहीं है, उनको अलग से भी हम लोग बहुत सारे फायदे देते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी सब में। तो बोले आप हमसे पहले एक लाइसेंस ले लो। क्या ले लो? लाइसेंस ले लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस के अंदर ये ऑपरेट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑपरेट्स अंडर अ स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कभी भी कोई भी चैरिटेबल एसोसिएशन जाओगे ना, वहां पे जो भी आपको रिसीट देंगे वहां पे एक लाइसेंस नंबर होगा, वो यही लाइसेंस का होगा। वो यहां पे एक लाइसेंस नंबर होगा, वो यही लाइसेंस का होगा। और आपको कहीं शक हो कि सर हमको शक हो रहा है कि सर ये पर्टिकुलर है ना, हमसे पैसे तो ले रहे बट वो पर्टिकुलर चैरिटी में यूज नहीं कर रहे, एक एप्लीकेशन लिखना, उनका लाइसेंस, उनकी रिसीट की कॉपी और एप्लीकेशन जो डिपार्टमेंट अप्रूव करते हैं उनको भेज देना। क्या होगा? ऑपरेट्स अंडर अ स्पेशल लाइसेंस, नीड नॉट टू यूज वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। आप कभी भी कोई भी चैरिटेबल इसमें जाओगे तो वहां ये नहीं लिखा रहेगा पब्लिक लिमिटेड, ऐसा कुछ रहेगा क्या? नहीं, वहां होना चाहिए चैंबर ऑफ कॉमर्स, क्लब, हेल्पेज इंडिया। ये एग्जांपल है हेल्पेज इंडिया। चलो ऐसा हंसो, चलो इधर। अब अगर लाइसेंस रिवोक्ड इफ कंडीशंस कॉन्ट्रावीन्ड, क्या बोल रहे हैं? लाइसेंस विल बी रिवोक मतलब वापस ले लिया जाएगा। अगर कंडीशन कॉन्ट्रावीन मतलब कंडीशन को तोड़ोगे, तब क्या क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है। सबसे पहले आपका परिवर्तन कर देगी, कन्वर्ट्स इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम। आपका सेक्शन 8 का स्टेटस ले लेगी। जब स्टेटस लेगी सेक्शन 8 से, एक तो प्राइवेट बनाएगी या पब्लिक। प्राइवेट बनाएगी तो क्या आ जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड। तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा अमोघ, इसलिए बोलते हैं क्या? कन्वर्ट्स इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम। दूसरा, तुम्हारा ताला,
क्या बोल देगी, वाइंडिंग अप। और तीसरा कोई अच्छी ऑब्जेक्ट होगी तो उनके साथ क्या कर देगी, अमलगमेट। डिंग डिंग डिंग, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहां लिख लो, लिखो कंडीशंस कॉन्ट्रवीन अगर करी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। सबसे पहला क्या करेगी, चेंज इन स्टेटस, हाँ कन्वर्ट, चेंज, चुप, एंड नेम। दूसरा वाइंडिंग अप, दूसरा वाइंडिंग अप, और तीसरा अमलगमेट विथ अनदर कंपनी विथ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तुम यहां पे सिर्फ मेरे साथ लिखो क्योंकि सो दैट तुम लोग एंगेज्ड हो। ओके, स्पेलिंग वेलिंग क्या फॉर्मेट आ रहा है वो नहीं, उसके लिए क्या है, बुक है, क्या है, बुक है। अच्छा हाँ, बुक लीजिए। चलो अब आ जाओ। अच्छा, कुछ और एक जनरल पॉइंट्स है, मैं आपको बता रहा था जब आप इंटर में जाओगे ना, सब जन को जाना है ना, जब, कैसी आवाज निकली, जब आप इंटर में जाओगे सबको जाना है ना, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि जब भी कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए हमको मीटिंग बुलानी है तो 21 डेज क्लियर नोटिस लगेगा। उसमें खतरनाक रूल है, उसमें ये काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो 21 डेज क्लियर नोटिस यहां कितना लगता है, ओनली 14, ओनली 14। कैन कॉल 14, कैन कॉल इट्स जीएम बाय हैविंग अ क्लियर 14 डेज इन स्पाइट ऑफ 21 डेज। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब लगेगी क्या, नहीं। वही आप आगे कंपनी लॉ में पढ़ोगे और बोलोगे जो दूसरी प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती है ना, उसमें मिनिमम इतने डायरेक्टर, इसमें ये वो सब नहीं। एक और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी और शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, जो मैंने बताया था। नॉमिनेशन मतलब कौन डायरेक्टर होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, होगा तो कितना सैलरी। और बोलते शेयर होल्डर रिलेशनशिप मतलब भैया हमारी कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया है, उनको कोई दिक्कत हो रही है, उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा, कुछ तो इश्यू है, तो उनको कौन मैनेज करता है, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। ये बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। एकदम ऐसे कुछ कुछ पॉइंट उठा के डाल दिए मॉड्यूल में। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डिंग डिंग डिंग। एक बार इसको मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा, क्या मैं करवा सकता हूं, हाँ। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8, सेक्शन 8। सबसे पहला, कंपनीज फॉर्म टू प्रमोट सब ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, चैरिटेबल, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन, वेलफेयर एंड। दूसरा, सच कंपनीज इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट टू प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। और उसके बाद तीसरा, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। वापस से, ऑब्जेक्ट्स, उसका प्रॉफिट, उसका क्या खेल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, क्या हंस रहे रे, कौन भेज रहा है भकाभक स्माइली। अभी रुको ना, मैं सब कुछ बताऊंगा अभी आखिरी टाइम, थोड़ा 10-20 मिनट और दो बस, इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है ना। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स टू इट्स ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, इन्होंने बोला है कि सर प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा है, एक सेक्शन 8 कंपनी है, एकदम से डाल देंगे, उसका डायरेक्टर चाहता है कि उनको इतना % डिविडेंड मिले, वो एक पास करें, क्या ये कर सकते हैं, नहीं। पहले क्या लिखोगे, पूरी डेफिनेशन, फिर लिखोगे एनालिसिस, फिर लिखोगे कंक्लूजन। सबसे ऊपर में एक्ट एप्लीकेबल। सेक्शन 8 में सेक्शन लर्न कर लोगे, हाँ ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर्स में इन्होंने बोला कोई मिनिमम पेड अप सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रमोशन ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, हाँ इंपॉर्टेंट। किससे लाइसेंस मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। वर्ड में पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं। चैंबर ऑफ कॉमर्स, हेल्पेज इंडिया, ऐसा। लाइसेंस रिवोक इफ कंडीशंस कॉन्ट्रवीन। और अगर पता चला कि ये लोग कुछ अपने कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, कन्वर्ट इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कन्वर्ट इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम। दूसरा, वाइंडिंग अप, बोले बंद कर देंगे। तीसरा, हम आपको कोई दूसरी अच्छी कंपनी के साथ अमलगमेट कर देंगे। उसका भी अंदर का रीजन बताया था, एक पर्टिकुलर कंपनी में एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एकदम से बंद कर दे तो बेचारों की नौकरी जाती है, तो बोले कोई बात नहीं, तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा। जो पुरानी थी, जो झोल कर रही थी, उसका नाम था यश फाउंडेशन, उसका नाम क्या था, पकड़े गई, लाइसेंस रिवोक किया। बोले इन्होंने अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के जो पैसा कमाया उससे पब खोल लिया, तो बोले इसका लाइसेंस रद्द किया जाए और इसको अमोल फाउंडेशन के साथ
मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, चलो उसके बाद इधर 14 डेज क्लियर नोटिस लगेगा। दूसरा, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी नहीं लगेगी और शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी नहीं लगने वाली है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब लगने वाला है क्या? नहीं लगने वाला है। डिंग डिंग डिंग। अब डोरमेंट कंपनी 455, ध्यान दो बच्चों, सिंपल है और इस पे क्वेश्चन आता है। ए डमरू, ध्यान दो, यहां पे सिंपल है और इस पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो बच्चे पुणे के ही हैं और फिर भी ऑनलाइन देख रहे हैं, वो कल से फेस टू फेस भी रिवीजन के लिए आ सकते हैं। और इसका आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन लगेगा आपको टेस्ट एंड ऑल का और बुक्स का। ठीक है जी, चलो। वेयर अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्डिंग एन असेट लाइक इंटेंजिबल असेट लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और जिसके कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते, सच इनएक्टिव कंपनी अप्लाई कर सकती है काय के लिए? डोरमेंट का स्टेटस पाने के लिए। वापस बोलूं, कंपनी रजिस्टर्ड है किस चीज के लिए? फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, आगे 5 साल बाद कुछ होने वाला है, बट उसके लिए प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल, ये सब के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पार्टी है वो बोलती है आपको कंपनी होना जरूरी है, तो ये फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंपनी फॉर्म कर ली, तो ये भी डोरमेंट कंपनी होगी। और आगे सब बताएगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, इनएक्टिव कंपनी क्या है। तो इन्होंने बोला ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। मैं चाहूं तो और फास्ट कर सकता था, पर थोड़ा लिखा भी लेते हैं साथ में। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, डिंग डिंग डिंग। सबसे पहला ये है टू होल्ड एन असेट और फ्यूचर प्रोजेक्ट, और फ्यूचर प्रोजेक्ट, ऐसा मेरे साथ बनाते जाओ। टू होल्ड एन असेट और फ्यूचर प्रोजेक्ट। असेट का एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर का राइट समझ जाना, ठीक है। उसका देर आर नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। डिंग डिंग डिंग। ऐसी कंपनी अप्लाई कर सकती है, बट इन्होंने बोला सुनो, ऐसी ही बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी अप्लाई तो कर सकती है, बट ये इनएक्टिव कब होगी और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है वो समझ लो। क्या बोल रहे हैं, ये इनएक्टिव कब मानी जाएगी और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है वो समझ लो। चलो समझे। इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, कितने सालों के लिए? ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, और उसने पिछले 2 साल में ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल किया है। तो वहां अपने डायग्राम में जाओ, आ जाओ। इनएक्टिव कंपनी कौन सी कंपनी है? जिसने लास्ट 2 years में क्या नहीं किया? ना कोई एनुअल रिटर्न फाइल किया, ना कोई फाइनेंस, और क्या नहीं किया? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया। नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। जब आप कोई शब्दों को लिख लेते हो ना बच्चों, तो उसका ब्रेन में स्टोरेज का बढ़ने होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूं। नो सिग्निफिकेंट, नहीं तो बच्चे आंसर में क्या लिखते हैं? नो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन अंडरटेकन, नो बिग ट्रांजेक्शन, क्योंकि समझ में वो आता है ना, बट ऐसे लिख सकते क्या? नहीं। अब नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, यहां तक आ गए। बोले अब नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो इन्होंने बोला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन होता है, बट नॉट बिलो आइटम्स। पहला क्या है? फीस फॉर कंपनी के रजिस्ट्रार को जो दिए, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हर वो ट्रांजैक्शन है, बट ये 4 ट्रांजैक्शन नहीं है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, रजिस्ट्रार को पैसा देना क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान लोगे? तो कभी भी हमेशा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होंगे। कभी कोई डोरमेंट कंपनी बन पाएगी क्या?
नहीं, क्योंकि भैया कंपनी लॉ के रजिस्ट्रार को तो पैसा देना पड़ेगा। वैसे ही कोई भी अपने कानून का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, उसका पेमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रहे हैं उसका, या हमारे ऑफिस का। अब भैया डोरमेंट कंपनी है बट होल्डिंग तो कर रही है एसेट को, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी तो है, तो एक आध ऑफिस में एक दो स्टाफ रहेगा तो उसका मेंटेनेंस वगैरह का भी ऑफिस मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स का पैसा नहीं माना जाता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताता हूं। वो तुमको पूरा बड़ा बड़ा एकदम कहानी बना के देंगे और वो कहानी में बताएंगे ये साल की बात है और 2 साल पहले से एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो तुमको हिंट आ रहा होगा क्या पूछेगा, ये डोरमेंट तो नहीं पूछेगा, तुम नीचे के आके बोलेगा, पूछेंगे तुमको एक्सप्लेन वेदर दिस कंपनी इज अ डोरमेंट कंपनी और नॉट। फिर पूछेगा इन्होंने 2 साल से ना एनुअल रिटर्न फाइल किया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया, और 2-3 दीज वर द ट्रांजैक्शन विच वेर अंडरटेकिंग, और वो नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन में डालेगा पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार डाल देगा, दूसरा डाल देगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट ऑफ फीस अकॉर्डिंगली, तीसरा पेमेंट ऑफ फीस फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, और कोई भी ऑफिस से रिलेटेड कोई खर्चा बताएगा। फिर तुमसे पूछ लेगा क्या ये डोरमेंट कंपनी है क्या, तुम क्या बोलोगे, हाँ। क्या अप्लाई कर सकती है या है क्या पूछेगा, तुम क्या बोलोगे, हाँ। कहीं पे भी वो ट्रांजैक्शन में कोई परचेज लैंड, परचेज्ड प्रॉपर्टी ये सब कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, डिंग डिंग डिंग। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। और क्या होते हैं, बोले सब होता है बट ये 4 चीज नहीं होती। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, सब ट्रांजैक्शन होते हैं बट ये 4 चीज नहीं होती। और पिछले 2 साल में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया है ना एनुअल रिटर्न फाइल किया है। डोरमेंट कंपनी, डिंग डिंग डिंग। नाम देख के सब लोग पढ़ के नहीं जाते, तुम पढ़ के जाओगे ना, अच्छे से पढ़ के जाना। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड टू एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन असेट or intellectual property and has no significant accounting transaction and such inactive company can file an application with the registrar। ये क्या करेगी, inactive company वो कंपनी होती है जिसने पिछले 2 सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन था। दिमाग की बत्ती पूछेगी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता क्या है, आप बोलोगे सब ट्रांजेक्शन होते हैं अदर देन, सबसे पहला पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, दूसरा पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और तीसरा पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। ये सब मत करो रे चैट बॉक्स में, डिंग 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 ही कर रहे हो। चलो यहां तक आ गए, चलो सुनो ध्यान दो। निधि कंपनी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, निधि कंपनी। इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स ए कंपनी जिसने किससे लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बनाएगी। किस चीज के लिए, ओनली, देखो इसमें मैंने बताया था, इट मोटिवेट्स अदर पीपल ऑफ एंड उनके इसमें कल्टीवेट करती है हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स। बोले ये लोग है ना क्या करेंगे, सेविंग्स वगैरह को प्रमोट करेंगे। तो निधि कंपनी क्या होती है, सबसे वो पैसा लेती है और फिर दे देती है। आप चिट फंड वगैरह देखोगे तो इन्होंने बोला निधि कंपनी आर created mainly for cultivating the habit of thrift and savings amongst its members, because गवर्नमेंट को लगता है कि हम कुछ कंपनी ऐसी नोटिफाई करेंगे जो ये सेविंग्स को प्रमोट करेगी। नहीं तो कभी कभी जैसे कोविड आया था, अमेरिकन की तो बैंड बज गई थी, अमेरिकन की बैंड बज गई थी, अमेरिकन की बैंड बज गई थी। अपन देश के लोगों में नहीं हुई क्योंकि अपने पास बहुत सेविंग्स था, सच बता रहा हूं, और 1 आध साल भी रहता ना अपन झेल लेते। सिर्फ लॉस ऑफ लाइफ वाज द प्रॉब्लम, खाने आने का कोई टेंशन था क्या, नहीं। कभी अनाज कम हुआ, मम्मी एक और कड़ा निकालती छुपा के, कुछ और कम हुआ एक और निकाल देती। ठीक है, तो ये सेविंग्स ये सब निधि कंपनीज प्रमोट करती है और इसलिए गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। कौन नोटिफाई करती, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसके नीचे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एट पब्लिक, LIC, IDFC, UTI। LIC का फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस, IDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बोलो वाह वाह वाह, सही बोल रहा है। UTI का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो म्यूचुअल फंड वगैरह देखती है। कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस, एल से देखो क्या लगता है, तो लाइफ इंश्योरेंस। द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC, IDFC एंड UTI। Vimal Boresal, please also explain in English, sir, from South India. Hi Vimal, thank you so much, but मैं नहीं अभी कर पाऊंगा।
I won't be able to take an English version of this particular session because with all my commitments at this moment तो मैं अभी नहीं commit कर सकता. अगर if I will be taking, I will definitely notify you. Thank you so much for the support. All the best for the examination. Conditions for an institution to be notified as PFI. That is very correct. If you are feeling कि जो अपन book use कर रहे हैं, oh sorry, if you are feeling that the book will be very useful for you, you can just go ahead for the books. That book will itself be enough for you. अरे रुक तो जा, enough for you. ठीक है, चलो. Condition for an institution to be notified. It has been established or constituted under any act. सुनो, LIC का अपना कानून है, आप जानते हो. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अपना कानून है, IDFC का अपना कानून है. तो ये तभी होगी जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कानून के अंदर ही आती है. दूसरा, गवर्नमेंट वाला इसमें लिख देना लिमिट 51% या उससे ज्यादा क्या होना चाहिए. सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल दो स्टेट मिल मिला के इनकी होल्डिंग होनी चाहिए. डिंग डिंग डिंग, यहां तक आ गया. सुनो, इट वॉज अ वेरी गुड सेशन जहां पे तुमने ब्रेक नहीं ली. मेरे को उसमें ही अपने आप में कॉम्प्लीमेंट लगता है कि बच्चा ब्रेक नहीं मांगा, एक आध मांगा, वो तो रोज मांगते हैं, उनको मांगने की आदत है. सुनो, बहुत इफेक्टिव तब रहेगा जब इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आप देख लो. कल अपन सेशन को कंप्लीट करके कंपनी से अगर टाइम मिला तो 20 मिनट्स में अपन लोग अराउंड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे. ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग इट. सुनो, जो भी बच्चे यहां जो हम लोग बुक यूज कर रहे हैं, बुक्स लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, दे कैन रजिस्टर फॉर इट और बुक्स 4-5 दिन के लिए आ जाएगी. अगर आपको बुक्स ये कंपनीज एक्ट की चाहिए तो इसका फर्स्ट चैप्टर का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां पे डाल दिया है, वहां से ले सकते हो. अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. मिलते हैं कल 4 बजे. बाय बाय गाइस. एक मिनट रुक. चलो, ओके जी. अगर मजा आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. अगर अच्छे प्यारे कमेंट्स पढ़ के हम लोग को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है. कल मिलते हैं 4 बजे हमारे ये शेड्यूल के साथ. आज का हमारा हो गया. चलो, तो क्या बच्चों आप लोग CA फाउंडेशन अपने आने वाले अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे? और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना. बाय बाय, टेक केयर. ईशिका पूछ रही है टेस्ट. ईशिका मैडम, अगर आप मेरे रजिस्टर्ड बच्चे हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. अगर आप नहीं हो तो आप नीचे रजिस्टर कर लो. यस, बाय अभिषेक, बाय लापी लैपटॉप, बाय वासु. चलो, बाकी आप कमेंट बॉक्स में मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.